यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बस लिविंग होना चाहिए, उन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। फूड किस लिए ज़रूरी होती है? क्योंकि फूड से हम एनर्जी मिलता है, जिससे हमारा लाइफ जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करता है। तो फूड में हम क्या क्या ले सकते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो यही हमारे फूड के कंपोनेंट है। ये तो आपने क्लास 6 में पढ़ ही लिया होगा कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं ये 5 होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यही हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है और ये हमें लेना है अपने डाइट में, ठीक है। तो दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने क्या कहा था? क्यों? वो कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमें एनर्जी देता हो, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे क्या, यानी कि जो हम लेते हैं फूड लेते हैं, तो फूड में हम क्या ले सकते हैं? यही 5 कंपोनेंट ले सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ लेंगे नहीं। तो ये 5 कंपोनेंट हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में जाकर हमारे बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन रखती है, तो इसको हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। तो दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, इसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड की जरूरत है, तभी वो अपना एनर्जी ले पाएंगे और अपना काम कर सकेंगे, ठीक है। तो प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अब यहाँ पे ये जो लाइन है काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है, लेकिन एनिमल जो है वो दूसरे पे डिपेंड होगा। दूसरे पे यानी किस पर? प्लांट पर डिपेंड होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें? टाइम प्लांट यहाँ पर अपना खाना खुद से बना रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कैसे बना लेता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ ही रहे हैं कैसे बनाता होगा, ठीक है। वो दवाइयों में काम आता है, उस ट्री का नाम लिखेंगे। प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट, ऑप्शन दे देती हूँ मैं, ठीक है। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर ये थोड़ा ह्यूमन के बारे में बताया, मतलब एनिमल्स के बारे में थोड़ा बताया कि जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता है, तो वो कहाँ से लेता होगा? सबसे अच्छा लगता हो आप तो अपना खाना खुद नहीं बनाया, यानी कि उसको एनर्जी की जरूरत है, फिर वो कैसे लेगा? तो वो कहाँ से लेता है? तो एनिमल्स जो है वो किसी और प्लांट से ले या फिर उस एनिमल से ले जो किसी प्लांट को खाया होगा, डिफरेंट होते हैं, सभी जानते हैं। तो they get it from plants और animals that eat plant। वो वैसे प्लांट या एनिमल से लेगा जो कि प्लांट खाए, इसलिए एनिमल्स और प्लांट मतलब ह्यूमन और एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। इसीलिए ह्यूमन जो है वो भी तो एक एनिमल का ही कैटेगरी है। तो ह्यूमन हो गया या एनिमल हो गया, ये डायरेक्ट हम बात करें या इनडायरेक्ट बात करें, वो प्लांट पर डिपेंड करता ही है, बिना प्लांट के वो एनर्जी नहीं ले सकता। वुड, मेडिसिन, रबर, ये सब ठीक है। तो इतना आपने पढ़ लिया, लेकिन इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, समझा देती हूँ, ठीक है। पिक्चर दी थी। तो यहाँ जो कंपोनेंट की बात की गई है, तो कंपोनेंट मतलब क्या हुआ कि जैसे जो हम लोग अपना डेली रूटीन में जो भी चीज लेते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, जो भी हम खाते हैं, तो उसमें ही हमारा क्या होता है? 5 कंपोनेंट होता है। उसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जो भी है उसी से मिलता है, यानी कि जो हम डेली रूटीन में जो हम खाते हैं उसी में मिल जाएगा। जैसे कि रोटी खाएंगे तो रोटी से हमें तो रोटी में क्या मिलता है? विटामिन ई भी कुछ मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है। और चावल की बात करते हैं, जब हम लोग राइस खाते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। पपीता खाएंगे तो उसमें सारे चीज का अमाउंट लगभग बराबर होता है, उससे हमें सारे चीज मिलते हैं, सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गई ये कंपोनेंट्स वाली बात। और यहाँ जो ये बात लिखा है कि प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता, यानी कि वो प्लांट पर डिपेंड करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि एनिमल प्लांट पर कैसे डिपेंड करता है? अगर हम लायन की बात करते हैं, तो लायन अगर किसी डियर को खाता है, यानी कि हरिण को खाता है, तो वो तो क्या हो गया? वो एनिमल को खा रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि कैसे प्लांट पर डिपेंड करता है? लायन तो यानी कि शेर हरिण को खा लिया, यानी कि वो तो मांस ही खा लिया, एनिमल को ही खाया, तो प्लांट पर कैसे डिपेंड है?
फिर आप, लेकिन यहाँ तक आपको नहीं सोचना है, थोड़ा मिट्टी सा से आप आगे ऊपर जो बढ़ भाग सकते निकल हैं। जाता है, जड़ें बढ़िए नीचे और हो गई सोचिए मिट्टी के कि अंदर, डियर ऊपर जो यानी भाग कि आ गया हरिन उसे क्या हम खाती स्टेम्स है? बोलते हैं, हरिन का तना, बेस ठीक है। मतलब कहाँ से शुरू इट हो हैज रहा है? फ्लावर घास वुड वो लीव्स खाती है या एंड फिर प्लांट, किसी प्लांट को वो खाती फ्रूट। है। अब इसी तो के ऊपर कहाँ जो से तना शुरू होता हुआ? है उसी के किसी प्लांट पार्ट को खाई डिवाइड हो हरिन, जाते हैं बेटा, हरिन को और खाया उस पे कौन? फ्लावर, शेर खाया। वुड, ठीक है, लीव्स तो एंड फ्रूट्स शुरुआत कहाँ से हुई? आते प्लांट से, हैं। यानी कि शेर डायरेक्ट फ्लावर बात करें आर या द इनडायरेक्ट मोस्ट बात करें, वो ब्यूटीफुल पार्ट डिपेंड ऑफ कर अ रहा है किस पर? प्लांट। अभी प्लांट किस पर ही किस को डिपेंड कर फ्लावर रहा है ना। पसंद है? अगर अगर हरिन प्लांट ना सबको ही खाए, पसंद होंगे, यानी कि जब हरिन प्लांट ना खाएगी तो वो तो मर ठीक है। जाएगी। तो फ्लावर तो भी जब हमें कहाँ मिलता प्लांट है? वो नहीं खाएगी तो शेर के पास हरिन कहाँ कहाँ से आता है बचेगी फ्लावर? खाने के लिए? तो शेर को भी प्लांट खाना पे नहीं आता है। मिलेगा ना इस तरह से। इसीलिए स्टेम्स, एनिमल जब जो है वो पहले प्लांट रूट पर आए, डायरेक्ट या स्टेम्स हुआ, इनडायरेक्ट और उस तरीके पर से क्या किया, क्या करता डिफरेंट है? पार्ट्स, डिपेंड फ्लावर, करता वुड, है, लीव्स, ठीक है ना। फ्रूट, ये सब हमारा तो यहाँ पे आ बूझो गया। क्या सोच ये रहा है? पिक्चर देखिए, बूझो पिक्चर wants ऑफ अ to प्लांट know इज how गिवन plants बिलो, prepare सम their ऑफ own इट्स food। पार्ट आर अब बूझो मिसिंग, के मन में ड्रॉ एक दोस क्वेश्चन आया है पार्ट कि ऑफ प्लांट एंड अपना कलर खाना इट खुद कैसे द बना प्लांट। लेता है? पहले आप लोग ठीक है, ऐसे तो अच्छे इसके से क्वेश्चन का देखेंगे, हम और ये जवाब जो देंगे, पिक्चर है, पर हम इस चैप्टर को आगे की ओर लेते ठीक हैं। है, इस पिक्चर को आप लोग कंप्लीट करेंगे। अब मैं इसे आपके आज मन में ये आपको भी दूंगी क्वेश्चन आ रहा होमवर्क होगा में, कुछ आप इसे बच्चों आज के मन में कंप्लीट कि करेंगे। बूझो और प्लांट पहेली ग्रो क्या है? आउट ऑफ तो ठीक सीड। है, बूझो और अब पहेली जब आप ही की तरह दो प्लांट बच्चे ग्रो हैं, दो आउट, क्या स्टूडेंट बोल हैं, रही है, क्लास के दो बीज हम जब स्टूडेंट हैं, डालते हैं, इनको कुछ जब भी जब समझ तभी में तो नहीं उससे हमें आता प्लांट है मिलता तो है। आप ही की सीड तरह ये भी ग्रेन्युएट क्वेश्चन अपना यहाँ पर डाल देते हैं कि जनरेट हमें अ ये चीज सॉइल, समझ नहीं आया, सीड नीड ये वाटर, आपसे एयर पूछते एंड हैं, सनलाइट। या अब फिर जैसे जो हमें इस चैप्टर है प्रोटीन, इसमें आगे विटामिन, क्या है उससे कार्बोहाइड्रेट्स, जानने इन की सब कोशिश की करते नीड हैं, होती यानी है। कि ऐसी आप ही की तरह प्लांट्स एक को भी नीड होती है। प्लांट्स को किसकी नीड होती भावुक है? स्टूडेंट है जो क्या होने बोलिए। वाला है, आखिर इस चीज हमने का एक जवाब क्या सीड होगा, डाला मिट्टी ये में, भी जानना क्या अगर चाहते हैं उसमें हम इसका आंसर। पानी जैसे नहीं कि देंगे अभी वो ऐसे आपके ही मन बड़ा में हो भी चल जाएगा? रहा होगा उसकी कि हम केयर प्लांट नहीं अपना करेंगे, उसे खाना खुद सनलाइट कैसे नहीं बनाता देंगे, है। उसे घर में ठीक है, रख तो देंगे आपके बिल्कुल और अंदर बंद बूझो के पैक करके, सवाल का क्या जवाब पेड़ हम बड़ा हो आगे की जाएगा? ओर चैप्टर को ले चलते हैं, जब उसे वहां आपको खाने मिल को नहीं जाएगा। मिलेगा तो वो ठीक कैसे है, बड़ा हो जाएगा? तो आगे क्या है है ना? कि तो उसे मोड भी ऑफ जरूरत होती है न्यूट्रिशन खाने की, इन जैसे हम प्लांट, लोगों को जरूरत होती यानी है कि तो उसे भी जरूरत प्लांट में होती है। उसे किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत कैसे होती है? उसे मिलता वाटर, है, इसका पानी मोड की, क्या हवा है, की, तरीका क्या है। सूरज की ठीक है, रोशनी, मेन तो उसे जो चाहिए प्लांट्स होता है आर द सनलाइट ओनली चाहिए होती है ऑर्गेनिज्म दैट टू कैन जनरेट, प्रिपेयर बड़ा फूड होने फॉर के लिए, आगे देमसेल्व्स बढ़ने बाय के लिए उसे यूजिंग वाटर, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर, ठीक है, मिनरल्स। हवा, तो प्लांट सूरज एक की ऐसा रोशनी, ऑर्गेनिज्म है पानी, जो इन सब सिर्फ की और बहुत सिर्फ जरूरत होती किस चीज है। से अपना खाना बनाता है? इसको बस Baby पानी plants grow चाहिए out और of the कार्बन seeds डाइऑक्साइड चाहिए and after और some मिनरल times develop चाहिए। into a big इन्हीं plant। तीनों से एक इसका बीज हमने खाना जब बन बो जाता दिया, है, बीज को हमने मिट्टी यानी में कि लगा दिया, ठीक है, यही उसकी इसके केयर रॉ की, मटेरियल है। रॉ मटेरियल किसको फिर बोलते क्या हैं? होता है, केयर जो करने के हमारा बाद बेसिक चीज छोटा है, सा पेड़ आया। अब छोटा वाटर। सा पेड़, उस पे एकदम यहाँ से पर फ्रूट तो आ नहीं जाएंगे, मोड में हमको क्या उसे क्या बड़ा चाहिए? होगा, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक चाहिए है, और बड़ा हो मिनरल गया। चाहिए। उसे ठीक बड़ा है, तो होने के वाटर बाद तो वो आप लोग तो जान ही गए ट्री होंगे, बन गया। पानी टाइप ऑफ अ जो हम प्लांट। पीते हैं। ठीक प्लांट है भी ना? अलग अलग तरीके और के होते इसका हैं, ठीक है। एक जैसे एक केमिस्ट्री में बच्चा होता है, वो एक बच्चा ही फॉर्मूला तो नहीं आता है रहेगा, वाटर उसका के लिए, डेवलपमेंट जिसको कि होगा आप ना। लोग को अभी जब वो से अगर डेवलपमेंट हो रहा पढ़ है, ऐसे लें, याद प्लांट कर यहाँ लें पे तो वो कन्वर्ट हो काफी रहा है। आगे प्लांट के पहले लिए फायदेमंद छोटा सा होगा। पौधा था, वाटर प्लांट था, के लिए फिर वो क्या हुआ, एक फॉर्मूला जब आता ग्रो है जिसको हुआ हम बोलते हैं सीड से, तो वो प्लांट बन गया। H2O। अब ठीक है, टाइप सुनिए ये कितने फॉर्मूला प्रकार अगर के आप होते अभी से हैं, याद अलग कर अलग लेंगे टाइप ना के तो होते हैं, अलग फायदा अलग प्रकार रहेगा के होते हैं। आपको आगे प्लांट्स पढ़ने में। ठीक है डिफरेंट ना? इन शेप, तो साइज, H2O यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट ध्यान डिफरेंट देना इन है कि शेप, टू साइज जो है एंड वो कलर। H प्लांट के अलग अलग नीचे प्रकार होना के चाहिए, होते इसके हैं, लेवल में नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, तो वो अलग गलत अलग हो साइज जाएगा। के होते ये हैं। केमिस्ट्री की बात है, अभी आप लोग को उतना समझ हाँ, में नहीं आकार आएगी, में, लेकिन शेप्स में अगर ये अभी अलग से अलग थोड़ा बहुत होते हैं। सीखेंगे जैसे तो बिग, आगे आपको बहुत जो बड़े फायदा पेड़ देगा। होते हैं, ठीक है, कल मैंने आपको वैसे ही कार्बन पॉइंट डाइऑक्साइड, नोट कार्बन कराए थे, डाइऑक्साइड क्या है इसके बारे में आप ठीक सोचिए। है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो जो हम ट्री, सांस लेते हैं सब, वो हमारा हर्ब्स, ऑक्सीजन क्लाइंबर्स, होता ये सब है, और मैंने जो आपको नोट छोड़ते कराया हैं था कल, वो सबने होता है नोट करा कार्बन होगा। डाइऑक्साइड। ठीक है, दे हैव तो थिक जो बॉडी। हम लोग पहले यहाँ आ छोड़ते जाइए, हैं बिग वही प्लांट मैंने प्लांट बता लेते दिया, हैं बताया अपना था खाना कल भी। बनाने के लिए। जो बड़े ठीक है पेड़ ना? होते हैं तो वो अभी आप हमारे सोच रहे ट्री हैं होते कि हैं, लंबे हम चौड़े स्ट्रॉन्ग पेड़ प्लांट जो होते ये हैं। एनिमल दे हैव अगर अ थिक प्लांट बॉडी, पर डिपेंड है तो स्ट्रॉन्ग। प्लांट इनका किस जो पर तना डिपेंड होता है? है बेटा बहुत प्लांट स्ट्रॉन्ग भी एक होता तरह है,
से एनिमल पर डिपेंड है। ये फ्रूट्स सारा ग्रो एक ऑन चक्र ट्री, है। जो फल जैसे आते हैं ज्यादातर वो कि किस अभी पे आपको आते मैं हैं? ये पेड़ों थोड़ा पे सा आते साइकिल हैं। बता देती ये हूँ, यहाँ देखो थोड़ा दो सा पेड़ आप लोगों को elaborate दिखाए है, गए पर हैं, आप सुन मैंगो लीजिए। ट्री एंड पीपल ट्री। तो सब लोगों ने प्लांट देखे और हैं ना एनिमल कितने एक दूसरे स्ट्रांग पर होते हैं, डिपेंड है। कितने थोड़ा सा बड़े होते ये हैं और हम साइकिल कितने से थोड़ा दिखते हैं बताना उनके है आपको, सामने। थोड़ा सा बताती हूँ, जब ये ठीक है ग्रो ना। हो जाते हैं। तो सोचिए आप फ्रूट ग्रो कि ऑन अगर ट्री, आप ट्रीज प्रोवाइडर्स सांस लिए, सीड, ऑक्सीजन ठीक है। लिए, ठीक है, वी सी और ट्री आपने क्या ऑफ छोड़ा, नीम, पीपल, कार्बन एप्पल, डाइऑक्साइड मैंगो छोड़ा, ट्री। हम लोगों ने ठीक अच्छा है, कितने कितने आपने ट्री कार्बन देखे हैं डाइऑक्साइड आप छोड़ लोगों दिया। ने। अब ये कार्बन आप लोग डाइऑक्साइड ये भी लिख एटमॉस्फेयर में लेंगे, कहाँ ठीक है। जाएगा? बी ट्री ऐसे टू ही तो उड़ता नहीं रहेगा। बी सी ट्री इसको टू कौन देन। आपने एब्जॉर्ब जितने भी करेगा, ट्री कौन देखे लेगा? हुए हैं आप लोग प्लांट उनके नेम लेगा। भी तो कार्बन राइट कर डाइऑक्साइड कौन लिया? देंगे। प्लांट यहाँ लिया। आ जाइए यानी नेक्स्ट। कि सम जो प्लांट आर हमारे नॉट लिए एज जरूरत, टॉल जिस चीज की नहीं एंड है, बिगर उस चीज की ट्री। जरूरत अब प्लांट क्या को कह रहा है उसके वो, भोजन कुछ के लिए पौधे है, जो होते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ तो जो होते प्लांट हैं ले लिया, वो कार्बन ज्यादा डाइऑक्साइड बड़े ले नहीं लिया, होते हैं, वो लेकिन अपना पेड़ों उसने जैसे ही खाना दिखते बना हैं, ट्री लिया। जैसे होते हैं। खाना ट्री नहीं बनाने बोलते के हैं, उनके बाद स्टेम जो होते हैं वो भी वुडी होते क्या हैं, ठीक है। प्लांट क्या छोड़ेगा? फिर दे आर स्मॉल, ऑक्सीजन छोड़ वो देगा। छोटे होते हैं। दे फिर आर ऑक्सीजन कॉल्ड बाहर आ सॉफ्ट। जाएगा, बेटा आपने जिसको फिर हम ले लेंगे, गुलाब यानी का कि पेड़, गुलहड़ एनिमल्स का ले पेड़, लेंगे।
तो अच्छा, एनिमल्स lemon ऑक्सीजन plant को ले देखा लिए होगा। ये और सब हमारे किस में आते हैं? सब में, एनिमल्स बिकॉज CO2 छोड़े ये यानी कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग तो छोड़े, वो होते हैं, इनकी प्लांट ले स्टेम लिया। से बुडी होती है, तो लेकिन ये ये एक लोग क्या होता है, साइकिल ये है, लोग एक हाइट चक्र पे है, ज़्यादा नहीं ठीक होते है, यही हैं। जो बताना चाह प्लांट रही होते हैं थी। ये हाइट में तो ज़्यादा यहाँ नहीं कार्बन होते हैं, डाइऑक्साइड बढ़ का नहीं फॉर्मूला पाते हैं, क्या नीचे होता नीचे है? फैलते हैं। CO2 हाँ, होता नीचे है। नीचे यहाँ का पर भी मतलब ये नहीं कि ध्यान देना जमीन है कि पे, C ये और इनका O हाइट कैपिटल में ज़्यादा लिखना नहीं है होती और है, 2 झाड़ी जो O होते के हैं वो जस्ट होते हैं ये, नीचे। ठीक है। और मिनरल्स क्या है? वो उसका हमारा मिनरल्स तो एग्जांपल आप लोग देख जानते ही लीजिए, रोज होंगे, प्लांट जैसे एंड कि हिबिस्कस, प्लांट्स में या खाना में जो भी ठीक है, हम सबने लेते देखा हैं होगा। उसके सम साथ ही रहता प्लांट है। हैव वो सॉफ्ट ऐसे ग्रीन अकेले स्किन। मतलब अब कुछ दिखेगा नहीं आप पौधे लोगों क्या को, होते हैं, बट उनके उसमें जो होता है स्टेम्स होते एक तरह हैं समझिए बहुत ही तत्व, जिसको मैं क्या बताऊं, छोटे होते मुझे भी हैं नहीं और समझ में आ रहा क्या सॉफ्ट होते बताऊं। हैं। ये तो ठीक श्योरली है, तो सबको ये पता समझ गए होगा, आप लोग। सबने देखा द होगा। न्यूट्रिएंट्स मेन इनेबल्स हमारा लिविंग सबसे इजी ऑर्गेनिज्म टू एग्जांपल बिल्ड देयर ग्रास, बॉडी, टू ठीक ग्रो, है, टू मिंट, रिपेयर डैमेज्ड कोरिंडर, पार्ट ये भी ऑफ देयर हमारा इसी बॉडी में आ एंड जाता है। दे प्रोवाइड्स द आर एनर्जी टू कॉल्ड कैरी सब आउट लाइफ हर्ब, प्रोसेस। सॉरी, ये यानी हर्ब्स कि होते हैं हमारे, वही न्यूट्रिएंट वाली बात जो मैंने अभी ऊपर ठीक कही है। है, वही बात है इनके जो कि न्यूट्रिएंट क्या तने है होते हमारे हैं लिविंग ये बहुत, ऑर्गेनिज्म ये के लिए, प्लांट ही बहुत मतलब सॉफ्ट कि होते उनके हैं, बॉडी को एनर्जी गार्डन्स में प्रोवाइड ज़्यादातर करता हमारे है, यानी काम कि आते बॉडी हैं। बिल्डिंग है उनके सम लिए। प्लांट हैं बिग एनर्जी के बिना स्टेम्स। हमारा बॉडी अब किसी यहाँ काम का जाइए होगा, स्टेम्स, नहीं अभी हमने होगा। क्या पढ़ा था, बॉडी के ग्रोथ के इनका लिए तना जरूरी कैसा है, था, या फिर ट्रीज जो का बॉडी में कोई हार्ट भी था, पार्ट वुडी था डैमेज ना, हो गई हो तो उसको यहाँ पे भी रिपेयर वुडी करने था, के लिए। बॉडी की यहाँ कोई पे तो पार्ट बहुत डैमेज सॉफ्ट था। और मतलब क्या है? यहाँ जैसे आगे कि कोई यहाँ पे सेल, क्या है, बॉडी हमारी किस इसका जो चीज से तना बनी हुई है, या होता फिर है, प्लांट किस चीज से बना है? सेल से बना है। ठीक तो है। सेल ब्रेक इनका डाउन हो रही है, यहाँ सेल पे टूट सम रही है, तो प्लांट उसके हैव जगह पे सॉफ्ट न्यू ग्रीन सेल स्टेम्स, बनेगी, इनका तो तो ग्रीन स्टेम्स वहाँ होता पे है। अब ये यहाँ जब न्यूट्रिएंट का हम ही आएंगे, इस्तेमाल होगा, यहाँ पे सम मतलब प्लांट हैव न्यूट्रिएंट ही वीक अपना रोल वहाँ स्टेम्स, पर प्ले करेगा। इनका ठीक है। एकदम वीक होता है। कैसा होता न्यूट्रिशन है इज द कि मोड ऑफ मतलब टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बहुत पतला होता है, जैसे कि उसे जिधर मोड़ो उधर यूटिलाइजेशन मुड़ बाय जाएगा, द बॉडी। ठीक है। दे नीड तो सपोर्ट टू न्यूट्रिएंट क्या है? स्टैंड तरीका है स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिज्म उन्हें के लिए कि सहारे वो की फूड जरूरत कैसे ले होती है। रहे हैं और वो बॉडी क्लाइंबर्स में होते हैं, कैसे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, क्लाइंबर्स तो होते हैं। दे दो तरीके से क्लाइंब फूड ऑन का अदर यूटिलाइजेशन प्लांट, होता है, और एक होता पेड़ों है के ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऊपर चढ़ते तो हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं सहारे से, इन्हें वो सपोर्ट चाहिए होती प्लांट है। मेन मेनली आप करते इतना सुन हैं, लीजिए, ठीक है। जैसे और मनी हेटरोट्रॉप्स प्लांट, जो होते पी हैं प्लांट, वो मेनली ग्रेप एनिमल्स के लिए होता है। ग्रेप्स सब लोग तो खाते हैं, ग्रेप ऑटो, वाइन्स यहाँ आ अब जाएंगे, अंगूर की बेल ऑटोट्रॉपिक को हम थोड़ा कहा समझ जाता लेते है, हैं। ऑटो ठीक का है। मतलब सम होता है प्लांट आर सेल्फ, टू मतलब वीक खुद टू से, स्टैंड ऑन द ठीक है। ग्राउंड। और अब क्या ट्रॉपिक होता है, मतलब क्या होता कुछ है? पेड़ ऐसे नरिशमेंट, होते हैं यानी कि अच्छा कि ये उसके वाले लिए पेड़ तो उसका ऊपर चढ़ भी जाते हैं, भोजन लेकिन देना, कुछ या फिर पेड़ ऐसे उसको होते हैं लालन पौधे पालन हमारे जिसको बोला कि जाता है वो ना, बच्चे नीचे के लिए पूरे फ्लोर पे नरिशमेंट, फैल उसका जाते हैं, लालन पालन वो करना, वही। पूरा, तो हाँ, यहाँ पूरे प्लांट के अपनी केस घर में बना जो लेते हैं खुद नीचे। से अपना और लालन उनका क्योंकि तो पालन करे, फ्रूट्स मतलब भी कि जो अपना उनका होता है खाना, वो काफी अपना हैवी होता है, वेट वाला होता है। देख रेख, अपना जो भी जैसे उसको दे जरूरत है पेक ऑन द बॉडी को, जो ग्राउंड, अपना यूजुअली दे सारा काम हैव खुद हैवी से करे, फ्रूट्स, ठीक है। उसको उनके जो बोलते हैं फ्रूट होते हैं वो काफी ऑटोट्रॉपिक। हैवी होते और हैं, जो सो दे कैन यहाँ नॉट है क्लाइंब ऑन द हेटरोट्रॉपिक। सपोर्ट, तो ये हेटरो सपोर्ट से भी मतलब नहीं क्या? रुकते। अब हेटरो सपोर्ट मतलब से एक बार दूसरा, चलो जो रुक गए, अदर, मान यानी कि लिया, दूसरे पर जो रुकने के डिपेंड बाद हो क्या होता अपने है, काम के जब लिए, उस पे फ्रूट उसको आया बोलते उसने हैं ग्रोथ की, हेटरोट्रॉपिक। वो तो यहाँ नीचे पढ़िए, गिर गया और देखिए, बेल द हमारी जो मोड होती है वो ऑफ टूट जाती है। न्यूट्रिशन बेल जो इन होते हैं विच ना उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म मेक क्रीपर्स, फूड देमसेल्व्स ठीक है। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक। क्या है, सम प्लांट मतलब आल्सो कि लीव अंडर ऐसा वाटर, कुछ मोड, पौधे हैं न्यूट्रिशन हमारे का पानी ऐसा में भी मोड रहते हैं, जिसमें दे कि आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म अपने अंडर आप वाटर से खाना प्लांट। बना ले, मतलब यहाँ खुद तक से समझ खाना आया, बना ले कोई भी सबको सिंपल समझ आया। सब्सटेंस से, इसको बोलते हैं इसको वीडियो को ऑटोट्रॉपिक। आप लोग एक हेटरोट्रॉपिक क्या हो बार गया? तो अच्छे से एनिमल्स देख लेंगे, एंड मोस्ट ठीक अदर है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस दिए हुए ऑर्गेनिज्म हैं, टेक यहाँ देखिए, इन प्लांट गिवर्स रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट आर फूड है, कॉल्ड वेजिटेबल्स हैं, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स से मतलब मिलता है, क्या हुआ? प्लांट से ही वैसे मिलता है। एनिमल्स मोस्ट ऑफ द या फूड वी ईट ऑर्गेनिज्म कम्स जो फ्रॉम प्लांट्स, बने प्लांट बनाया के बस ये खाना प्लांट को ही हमें लेते देते हैं, हैं, यानी फूड, कि जो वेजिटेबल, प्लांट के राइस, द्वारा विद बना बनाया विद खाना है मेज, उसको ये लेते हैं। जो जैसे ये कि मक्का एनिमल्स होती किसी है, ठीक है, प्लांट को उड़द की खाता है, दाल, मूंग तो दाल, प्लांट क्या है? एक बना बनाया किडनी खाना है, बीन्स, यानी कि क्लोव प्लांट में अगर क्लोव फ्रूट लगे हैं, लौंगी, या फिर अच्छा प्लांट मसाला के है और लीफ ये है, या फिर बहुत ही उसके काम आता स्टेम है है, या फिर हमारा, रूट है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो दांत वगैरह ऐसे में तो दर्द हो नहीं तो भी ये उगे काम आता है। होंगे, क्लोव उनको भी का बहुत एनर्जी अच्छा की जरूरत यूज होता होगी, है, ठीक है। तो स्पाइसेस वो जो वही हमें कार्बन मतलब डाइऑक्साइड लेके ऑलमोस्ट ये अपना चीज खाना मान बना के लीजिए और हमें अपने आप को प्लांट से रेडी मिलता है। रखते एक हैं।
मोस्ट बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ कि है जो वो हमें प्लांट लिविंग से है मिलती है, और ऑक्सीजन। अपना खाना ये रेडी हमें है कहाँ और से? प्लांट प्लांट या से ही नहीं मिलती है। एनिमल्स अगर आकर ऑक्सीजन हम उस लोग नहीं प्लांट को लेंगे तो फिर खाएगा, हम लोग यानी कि उसके लिए बना बनाया खाना बीमार तैयार भी है। पड़ सकते हैं। और कितना प्लांट के केस में पॉल्यूशन ऐसा होता है, नहीं होता ठीक है, है? उनको प्लांट तो को वो हमें बने बहुत बनाया ज़रूरी है। खाना मैं ऐसा आशा कहीं नहीं करती हूँ कि मिल आप जाएगा सबको कि हाँ बहुत अच्छे से ये गए चैप्टर और लेके खा समझ लिए, आया होगा, ऐसा नहीं है। उनको 3 ठीक चीज की है? जरूरत होती है, वाटर और ओके, कार्बन ठीक है। डाइऑक्साइड और मिनरल्स। इन तीनों को वो लेते हैं, उसके बाद ये उससे मिलाकर खाना बनाते हैं और तब इनका काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहेली, वही स्टूडेंट एक बूझो था, दूसरी है ये पहेली। अब ये जानना चाहती है, wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। ये सोच रही है कि जैसे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स, इन तीनों से वो प्लांट खाना बना सकते हैं, तो हमारा बॉडी क्यों नहीं बना सकता है? आखिर प्लांट में ऐसा क्या होता है जो हमारे बॉडी में नहीं है?
यानी कि प्लांट में कुछ तो स्पेशल होगा जो इन तीनों को मिलाकर खाना बना सकता है, और वो जो स्पेशल थिंग प्लांट में है वो हमारे बॉडी में नहीं होगा। तभी तो हमारा बॉडी इन तीनों को मिला के खाना नहीं बना रहा है। नहीं तो ऐसा होता तो हम भी तो खाना बना सकते थे, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि कोई चीज है जो हमारे बॉडी में मिसिंग है, नहीं है। ठीक है, तो वही चीज हमें जानना है, आगे उसके बारे में जानेंगे कि आखिर वो चीज है क्या। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का है, इसको पढ़ लेते एक बार क्या है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ फूड आर लोकेटेड। वही जो मैं बात बोल रही हूँ वही चीज यहाँ लिखा है कि अब ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, जो फूड फैक्ट्री है प्लांट का, यानी कि जो प्लांट खाना बना रहे हैं, तो ये फूड फैक्ट्री आखिर कहाँ लोकेटेड होता है। तो वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, कि क्या प्लांट के हर एक पार्ट में ही खाना बनता है या फिर कुछ ऐसा सर्टेन यानी कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई खास ऐसा पार्ट है जिसमें ये खाना बनता है। तो हाउ डू वी प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब एक तीसरा क्वेश्चन आ गया कि प्लांट कैसे, जो रॉ मटेरियल क्या था हमारा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, ये तीनों सराउंडिंग से कैसे लेते हैं। ऐसे ही मतलब कि आया इनके पास, उड़ता उड़ता आ गया और ये ले लिए, ऐसे करते हैं या फिर कैसे लेते हैं, कुछ तो इनका तरीका होगा लेने का, कैसे लेते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फिर ये फूड को मतलब कि फूड प्लांट में जो फूड फैक्ट्री जहाँ खाना बना फैक्ट्री में, फिर ये वहाँ से फूड को पूरे प्लांट में कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे पहुँचाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। अभी हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, तो अभी हम जानना था ना हमें कि फूड कैसे बनता है, तो कैसे बनता है का सवाल है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है बाय द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो रॉ मटेरियल्स हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, अब हम फोटोसिंथेसिस को भी जानेंगे। पहले हम इस यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा डिटेल में फिर बता देंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री, ये भी हमें जानना था। फूड फैक्ट्री आखिर क्या है, फूड बनाने का फैक्ट्री प्लांट में कहाँ है। क्या पूरा प्लांट बनाता है? तो नहीं, पूरा प्लांट नहीं बनाता है। प्लांट के सिर्फ पत्ते यानी कि लीव्स वो ऐसे हैं जो खाना बनाते हैं। लीव्स के अलावा पूरे प्लांट में कहीं खाना नहीं बनता है। और लीव्स में खाना बनने के बाद फिर लीव्स खाना बनाकर पूरे प्लांट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन द लीव्स। लीव्स में ही खाने का बनना होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मच रीच देयर। इसलिए खाना बनाने की जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो लीव्स तक पहुंचने जरूरी है। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ठीक है, तो अब यही बात जो मैंने यहाँ ऊपर पढ़ी थी कि आखिर ठीक है लीव्स में बनते हैं खाना और वहाँ पर उनको लीव्स में ही रॉ मटेरियल्स चाहिए, लीव्स के अलावा कहीं नहीं चाहिए। अगर लीव्स के अलावा कहीं जाते हैं तो वहाँ पर तो खाना नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो फूड फैक्ट्री है, जो मशीन है जहाँ पे बनना है, जिसको फैक्ट्री बोला गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लीफ में है। ठीक है, तो प्लांट कैसे लेगा। ठीक है, तो वाटर और मिनरल हैं ये हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। मिट्टी में हम पानी डालते हैं ना किसी प्लांट को, तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो। और किसी भी प्लांट के रूट होंगे। ठीक है, तो रूट का काम क्या होता है कि वो प्लांट से सॉइल से वाटर को और मिनरल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करके वो लीफ तक पहुँचाएं। यानी कि उसके अंदर रूट के अंदर कुछ आपको अभी पता नहीं होगा, वो सब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है। मतलब कि यहाँ पे उतना डिटेल नहीं है, पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जाइलम और फ्लोएम नाम का 2 कंपोनेंट होता है, वही रूट्स के अंदर होता है और उन्हीं का काम होता है कि कैसे लीफ तक पानी को और मिनरल्स को पहुँचाना है। तो सिंपल यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बारे में आप मत जानिए, बस इतना जानिए कि रूट के थ्रू पानी आया और मिनरल आया और लीफ तक चला गया। ठीक है, तो पानी और मिनरल तो प्लांट को मिल गया, लीफ तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी एक रॉ मटेरियल ऐसा है जिसकी कमी है, जो लीफ को चाहिए। वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ये कहाँ से मिलता है? तो हम लोग छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं। तो प्लांट ये कैसे ले लेते हैं? ऐसे प्लांट का तो हाथ पैर है नहीं कि वो हाथ खोले या मुंह खोले और ले लिए। तो उनके पास क्या होता है, उनके पत्ते में, प्लांट के पत्ते में यानी कि लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे वो ऐसे हम लोग को खुली आंखों से नहीं देखेंगे, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। तो जब हम उससे देखेंगे तो हमें दिखेगा। उनके पत्ते में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वही कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते में चला जाता है, ठीक है। और उसी पोर्स और जो पोर होते हैं वो एक सेल होता है जिसको बोला जाता है गार्ड सेल, उसी से ये चारों तरफ से घिरे होते हैं। और ऐसे पोर्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ये पोर्स हैं तो ये चारों बगल से ऐसे घिरे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे गार्ड सेल, जिससे वो घिरे रहेंगे, ऐसे घिरे रहते हैं। और जो ये पोर है, जिसको पोर को बोला जाएगा स्टोमाटा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaf। यानी कि लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। इस पोर्स को, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और ये जो पोर होते हैं, पोर मतलब छिद्र, तो ये पोर सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, ठीक है। और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा लीफ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जिसके थ्रू हमारा CO2 लीफ में जाता है और वो खाना बनता है, ठीक है। अब बूझो वो जानना चाह रहा है, कुछ ये पूछ रहा है। बूझो wants to know how water and mineral absorbed by the root reach the leaves। अब बोल रहा है ये बूझो कि क्या वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं और लीफ तक पहुंचते हैं, तो कैसे होते हैं? हाउ, कैसे ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लीफ तक पहुंच रहे हैं? ये बात अभी मैंने आपको कही है। और देखिए बूझो भी जानना चाहता है, यानी कि आपको इसमें भी पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे पढ़ना है, क्या क्या यहाँ पे NCERT में आपको, यहाँ पर मतलब कि अभी क्लास 7 में आपको क्या पढ़ना है। ऐसे अगर इसका डिटेल जानेंगे तो बहुत कुछ है, उसके लिए आपको 12th में जाना पड़ेगा। तो अभी क्लास 7 पहले पढ़ लेते हैं, फिर 12th में जाएंगे। डायरेक्ट तो 12th में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem and the branches and leaves। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो लीफ तक पहुंचते हैं कैसे? तो बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप, मतलब कि उसमें वेसल्स हैं, एक पाइप की तरह हैं जो लीफ से रूट से लेकर लीफ तक लगे हुए हैं। यानी कि रूट से स्टेम से लीफ तक गए होंगे। पतला एक पाइप की तरह होता है वेसल्स जो दौड़ते रहता है और उसमें वाटर और मिनरल्स जाते रहते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड द ब्रांचेज एंड द लीव्स, मतलब कि पूरे रूट से लेकर, स्टेम से लेकर, ब्रांचेस से लेकर लीफ तक ये फैले होते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, यानी कि ये कंटिन्यूअस पाथ होता है, बीच में इसका कहीं ब्रेकडाउन नहीं होता है। यानी कि रूट से ये शुरू होगा और लीफ तक पहुंच जाएगा, जिसके थ्रू क्या जाएगा? वाटर और मिनरल्स जाएंगे। You will learn about transport of minerals in the plants in, ठीक है। तो पहली सोच रही है क्या? पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but others part of the plant cannot। अब पहली सोच रही है कि क्या प्लांट के लीफ में ऐसा क्या स्पेशल थिंग है, ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि प्लांट में सिर्फ और सिर्फ लीफ ही खाना बना सकता है, बाकी प्लांट के पार्ट खाना नहीं बना सकते थे। अभी तक तो यही क्वेश्चन था कि प्लांट ही ऐसा क्यों कर सकता है, मतलब प्लांट ही अपना खाना खुद क्यों बना सकता है, एनिमल क्यों नहीं बना सकता है। तो उसके लिए हम जाने कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ प्लांट में ही होती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट अपना खाना बना सकता है, और वो प्रोसेस हमारे मतलब कि ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स में नहीं होती है। और जब हम अब सिर्फ पता तो चल गया कि प्लांट में होती है, ठीक है। तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ लीफ ही ऐसा क्यों करता है, बाकी अदर पार्ट क्यों नहीं करता, उसके बारे में भी अभी हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीफ हरे होते हैं, यानी कि
हरा होना ऐसे कोई बात नहीं है कि पत्ते हरे हैं। हरे होने का मतलब क्या, अगर हरा ही होना था तो हम भी हरे हो जाते, ह्यूमन या फिर एनिमल कोई हरा हो जाता। तो ऐसे हरे नहीं होते, हमारे अंदर या फिर प्लांट के अंदर कोई ना कोई पिगमेंट होता है। तो प्लांट हरा है यानी कि उसके लिए एक पिगमेंट यानी कि एक कंपोनेंट, पिगमेंट एक कंपोनेंट है जो प्लांट को हरा बनाता है, ठीक है। तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो पत्ते को हरा बनाने के लिए तो मतलब ग्रीन पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जो पत्ता को यानी कि लीफ को क्या बनाता है, ग्रीन बनाता है। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये जो क्लोरोफिल होता है, इसका सिर्फ हरा करना यानी कि पत्ते को ग्रीन करना ही इसका काम नहीं होता है, बल्कि इसका ये भी काम होता है कि वो सनलाइट से यानी कि सूरज की रोशनी से एनर्जी को कैप्चर करे, ठीक है। और वो जो एनर्जी कैप्चर कर लिया उसका ये इस्तेमाल करेगा कहाँ पर, खाना बनाने के लिए यूज करेगा। तो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज या प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो लीफ में मौजूद है उसको क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट ले लिया और उसके थ्रू ये खाना बनाएगा। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। वही बात, फोटोसिंथेसिस की बात अभी हमने यहाँ इस जगह पर की थी। यहाँ जो लिखा फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में जो तीनों इसके पास रॉ मटेरियल्स है, लीफ के पास 3 रॉ मटेरियल्स है ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इन तीनों का लाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होना, यही होता है फोटोसिंथेसिस। कंबाइन होने का मतलब क्या है, कंबाइन मतलब क्या, इन तीनों से ही तो खाना बन रहा है। कंबाइन का मतलब हो रहा है कि खाना बनाना यानी कि फूड बनाना है। तो द मेकिंग ऑफ फूड या सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्या है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ भी लिखा है फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन, कंबाइन का मतलब बनना। सो we find that chlorophyll, sunlight, CO2 and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। अब हमसे कोई क्वेश्चन करता है, अच्छा ठीक है तुम फोटोसिंथेसिस तो तुमने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है अब आप ही बताओ। तो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनना, ये होता है फोटोसिंथेसिस। तो खाना बनना मतलब कि ये सनलाइट प्रेजेंस, ये सब क्या है, कितने सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, काउंट करो आप। पहला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करना। ये एनर्जी कैप्चर करेगा तभी तो वो एनर्जी देगा इन तीनों को कंबाइन होने के लिए, रॉ मटेरियल्स को कंबाइन होने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो क्लोरोफिल ने काम क्या किया, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। पहला कंपोनेंट हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल। दूसरा सनलाइट, सनलाइट का होना जरूरी है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल्स एंड वाटर, ये रॉ मटेरियल्स, यही है फोटोसिंथेसिस के काम करने के लिए नेसेसरी चीज, ठीक है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. सन सिर्फ हमें ही एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ये पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, उन सबको प्रोवाइड करता है। अभी आपने देखा कि प्लांट मतलब कि अर्थ पे जो फोटोसिंथेसिस है कि यूनिक प्रोसेस है पूरे अर्थ पर, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और खाना बना देता है। और द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि जो प्लांट में एनर्जी स्टोर्ड है, जो खाना बना हुआ है, वो क्या है एक तरीके का, तो वो सनलाइट से ही लिया हुआ एनर्जी है। सनलाइट से कैसे प्लांट में स्टोर हुआ है, मतलब कि सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी खाने में, प्लांट में खाने के रूप में स्टोर है, ठीक है। तो प्लांट में सनलाइट अपना फॉर्म बदल के एनर्जी के फॉर्म में वहां पर कैसे है, फूड के फॉर्म में स्टोर है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस अर्थ पर लाइफ बिना फोटोसिंथेसिस के पॉसिबल है?
नहीं है। बिना फोटोसिंथेसिस के इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, आप सोचो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुआ, ठीक है, सूरज की रोशनी नहीं मिली, मिनरल्स जो भी उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए वो नहीं मिला, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, प्लांट अपना खाना नहीं बनाया, प्लांट नहीं बनाया तो प्लांट सारे ख़त्म, प्लांट मर गए। और हम क्या खाएंगे? प्लांट ही तो खाते हैं। प्लांट ख़त्म, हम भी ख़त्म, अर्थ पर, इस पूरे अर्थ पर लाइफ ही ख़त्म। तो सोच के देखो कि फोटोसिंथेसिस हमारे लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं बचेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। प्लांट जो खाना बनाते हैं उसी पर हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंड। अभी मैंने बताया ना लायन और डियर वाली बात, कि अगर लायन डियर को खाता है तो वो एनिमल को खाया, ठीक है, लेकिन डियर किसको खाए? वो प्लांट को ही खाए ना। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो डिपेंड तो करता है प्लांट पर। तो जब प्लांट ही नहीं तो डियर नहीं तो लायन नहीं, मतलब कि एनिमल्स ख़त्म, प्लांट भी ख़त्म, सब ख़त्म। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो पूरा दुनिया ख़त्म। Besides, oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during the photosynthesis. अब क्या होता है कि हम भी नहीं रहेंगे। हम कैसे नहीं रहेंगे? फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, लेकिन ये प्रोसेस जब खाना बन रहा, प्रोसेस हुआ, इस दौरान प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में CO2 को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि सब कुछ खत्म। तो ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्या लिखा है? लाइफ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, खत्म। ठीक है, तो कितना ज़रूरी है पेड़ का होना, कितना ज़रूरी है आप लोग सब जानते ही होंगे। इसलिए अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसके बदले 10 पेड़ लगाइए, तब जाके हमारा लाइफ इस धरती पे, इस अर्थ पर सुरक्षित है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process is represented by an equation. तो फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका थोड़ा सा ये इक्वेशन के रूप में थोड़ा देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में आखिर मतलब क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हुई और उसमें क्या क्या चीज़ बना। ठीक है ना, तो अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए। तो CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो CO2 और वाटर ये दोनों मिल गए, किंतु ये 2 रॉ मटेरियल्स हैं और मिनरल्स भी कंबाइन हुए किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कराया? क्लोरोफिल कराया। ठीक है, तो इससे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब प्लांट का खाना। प्लांट का खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन छोड़ा तो ऑक्सीजन प्लांट अपने पास नहीं रखते, वो अपने से निकाल देते हैं, जिसको कि हम ले लेते हैं। हम सांस लेते हैं तो सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये प्रोसेस जो है, ये इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं क्या पूछेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बाय एन इक्वेशन। ये मैं समझा दी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये पिक्चर आप समझ लो, वही स्टोमाटा वाला है सारा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे एक लीफ है। ठीक है, लीफ के थोड़ा हम अंदर जाएंगे, वही जो मैं बात बोल रही थी स्टोमाटा वाला, जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखेगा, हमारे ऐसे नेकेड मतलब खुली आंखों से नहीं दिखेगा। नेकेड बोलते हैं खुली आंखों, तो नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो एक लीफ ले लिए हम, इसको हमने माइक्रोस्कोप पर रखा, उसके बाद इसके एक छोटे से पार्ट को, मतलब इसके एक पोर को हमने देखा, तो ये एक स्टोमाटा दिख रहा है। स्टोमाटा क्या है? एक पोर है। ठीक है ना, तो स्टोमाटा, ये फिगर आपका जो स्टोमाटा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टोमाटा ये एक पोर है। ठीक है, स्टोमाटल जिसको ओपनिंग कहा गया है, इस स्टोमाटा के यहाँ पर और यहाँ पर इसको कवर करने वाले, इस पोर को कवर करने वाले, उसका नाम है गार्ड सेल। यही इनको कवर करता है और यही गार्ड सेल जो होता है, यही इसका काम क्या होता है? गार्ड मतलब गार्ड की तरह वर्क करता है। जैसे कि कहीं
कोई बिल्डिंग है या फिर कोई भी स्कूल है, कुछ भी है, तो वहाँ पे गार्ड बैठाया जाता है। तो गार्ड का काम क्या होता है? देख रेख करना कि गेट कब खोलना है, गेट कब बंद करना है, कोई आया तो गेट खोलना है, जब कोई नहीं है यानी कि गेट अभी ज़रूरत नहीं है तो गेट को बंद करके रखना है। वही बात यहाँ पे गार्ड सेल में होती है। जब सनलाइट आता है, यानी कि सनलाइट मतलब कि कोई आ रहा है, आना चाह रहा है, तो और हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? गेट को खोलेंगे ना। वैसे ही यहाँ पर गार्ड सेल का काम होता है कि जब सनलाइट आया, मतलब दिन हुआ, दिन के टाइम में ये गार्ड सेल ऐसे खुल जाते हैं, यानी कि ये पोर खुल जाता है, गार्ड सेल ऐसे हट जाते हैं और ये पोर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही फिर रात होती है, यानी कि सनलाइट नहीं होता, उस वक्त ये गार्ड सेल क्या होता है? गार्ड का काम क्या होगा कि बंद कर देना। अब काम क्या है? जब सनलाइट है ही नहीं, जिसकी हमको ज़रूरत है वो है ही नहीं, तो क्या करना? गेट को लॉक कर देना। तो ये गार्ड सेल बंद हो जाएंगे, फिर ये बंद हो जाता है। यही गार्ड सेल का काम होता है कि इस पोर को, स्टोमाटल ओपनिंग को खोलना और बंद करना, इसका यही काम होता है। ठीक है, तो गार्ड सेल ये हो गया। तो यह तो जान गए, ये गार्ड सेल, ये स्टोमाटल ओपनिंग, और ये होता है स्टोमाटा। इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं डिटेल में, लेकिन अभी आपको वो नहीं पढ़नी है, वो आप सब 9 या 11 क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टोमाटा जान गए। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये लीफ का एक पूरा ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया गया है। आप देखो यहाँ पर ये लीफ का ये सबसे आउटर वॉल है और ये नीचे का आउटर वॉल है। ठीक है, ये यहाँ पर एक पोर है जिसको बोला जा रहा है स्टोमा। स्टोमाटा एक क्या है? पोर है, जिसको स्टोमा बोला गया है, पोर है। ठीक है, और जो पोर को कवर करने वाले ये क्या है? गार्ड सेल है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है गार्ड सेल। ये भी पोर है एक तरीके का। तो गार्ड सेल का काम क्या होता है कि सनलाइट जब आएगा तो ये खुलेगा, सनलाइट नहीं रहेगा तो ये बंद हो जाएगा, मतलब ये चिपक जाएगा ऐसे। तो अभी सनलाइट है इसमें, इसलिए ये खुला हुआ है। तो और ये सब क्लोरोफिल है, ये जो ऐसे ऐसे है ना, ये सब क्लोरोफिल है। ये इसके अंदर का जो ये है ना, ये सब ये पिगमेंट, जिसको ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से लीफ हरा होता है, ये सब ये क्लोरोफिल है। यही तो गार्ड सेल को बोलता है कि हाँ सनलाइट आ रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है, इसलिए गार्ड सेल खुल जाता है। गार्ड किसके अंदर काम करता है? किसी हेड के अंदर ही काम करेगा ना, तो क्लोरोफिल उसका हेड हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि स्टोमा और स्टोमाटा इसमें क्या डिफरेंस है? तो स्टोमाटा एक सिंगल पोर की बात कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर यूनिट हो गया स्टोमाटा। और ऐसे बहुत सारे जब लीफ में होंगे, एक लीफ में एक ही स्टोमाटा नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। और वो सारे जब सनलाइट आता है तो सारे के सारे खुलते हैं, और जब सनलाइट नहीं होता तो सारे के सारे बंद होते हैं। अब एक लीफ, छोटा सा लीफ एकदम छोटा है तो उसमें थोड़े कम स्टोमाटा होंगे, जो बड़े लीफ में बड़े हैं लीफ तो उसमें ज़्यादा स्टोमाटा होंगे। तो वैसे ही जब बहुत सारे स्टोमाटा की बात करते हैं तो उसको हम एक प्लूरल यूनिट देते हैं, प्लूरल नाम देते हैं, जिसको बोला जाता है स्टोमा। और जब सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे सिंगल ले लिए तो इसको बोलेंगे स्टोमाटा। ठीक है, और ये जो है ये स्पेस है और खाना इसी के लीफ के अंदर यहीं पे बनेगा। ठीक है, अब इस प्लांट का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इंटरनल की बात हो गई, अब यहाँ पर एक ओवरव्यू लेते हैं। अब एक जैसे कि यहाँ पे एक सनफ्लावर का ये एक प्लांट है, ऐसे प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, इसके पास ये पत्ते हैं। ठीक है, पत्ते, लाइट, यहाँ पे सन है, सन लाइट एनर्जी, सन क्या है? अपना एनर्जी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस पे क्लोरोफिल की वजह से एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, सनलाइट आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ते में पोर होते हैं, जिसको स्टोमाटा बोला जाता है, उस स्टोमाटा के थ्रू इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, और रूट के थ्रू वाटर और मिनरल यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर खाना बनने लगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? वाटर एंड मिनरल यहाँ पे है, खाना बन रहा है। यानी कि ये जो डायग्राम है ये फोटोसिंथेसिस को बताता है। यानी कि जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का वैसा डायग्राम बताइए, दिखाइए, बनाइए, जिसमें कि पता चलता होगा कि प्रोसेस हो रहा है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इसके दौरान क्या होता है? वही बातें हैं, सारे रिपीट की गई हैं। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। हाँ, यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट बना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्म होता है स्टार्च। तो लीफ में जो फूड स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अपने आप को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है। स्टार्च भी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा कन्वर्ट कर लेता है ये अपने आप को स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस ही फोटोसिंथेसिस होने को बताता है। तो द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, वही बात जो मैंने अभी कहा कि स्टार्च भी एक
कार्बोहाइड्रेट ही है जिसका एक अलग फॉर्म है, बस स्टार्च जिसको बोला जाता है, और वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ही फूड स्टोर होता है, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में दी गई है। सेल्स, अब प्लांट है तो प्लांट किस चीज़ से बना है, यूनिट उसका सेल है, सेल से ही स्टार्ट हुआ होगा ना, तो सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेल है क्या। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the body of living organisms are made of teeny units called the cell. Cell can be seen only under the microscope. वही बातें बोला जा रहा है कि जैसे कोई एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अचानक से उतना बड़ा तो तैयार हुआ नहीं होगा, यानी कि उसमें छोटे छोटे ईंट यानी कि ब्रिक्स को ईंट बोला जाता है, उसी से तैयार हो, छोटे छोटी ब्रिक्स को लगाकर उतने बड़े बिल्डिंग्स को खड़ा किया जाता है। वैसे ही हमारा बॉडी या फिर प्लांट छोटे छोटे सेल से मिलकर पूरा एक बॉडी बना होता है। तो अगर किसी सेल को देखना है तो वो हमें ऐसे नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। तो सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब सेल की बात करते हैं, जैसे कुछ हो गया यूनिसेलुलर, कुछ हो गया मल्टी सेलुलर, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जिनका पूरा बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से कंप्लीट है। जैसे कि आप बात कर लो कि पूरे एक बिल्डिंग है तो बहुत सारे उसमें ईंट लगे होंगे, और एक ऐसा है जो एक ही ईंट में उसका पूरा घर तैयार हो गया, ठीक है। तो वही बात है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही सेल से बन गए, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनको बहुत सारे सेल की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक बड़ा प्लांट या फिर हमारा ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी एनिमल जो मल्टी सेलुलर हो गया, बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत होती है। The cells is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. अब सेल यहाँ पे सेल का फोटो दिखाया गया है, वो मैं उसको दिखा देती हूँ। ये एक ऐसे सेल है, सेल, ठीक है। इसका आउटर जो कवर है, मतलब कि ये जो सबसे आउटर वाला है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल का मेम्ब्रेन आउटर, जो सबसे आउटर बाउंड्री जो है जिससे कि ये इनक्लोज है पूरा, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जिसे कि घिरा है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो है ये सब पार्ट, मतलब लिक्विड पार्ट या फिर कुछ भी, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का पार्ट उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेल को कमांड करता है, मतलब सेल में क्या है नहीं है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सब ये न्यूक्लियस तय करेगा। तो most cell have a distinct centrally located special spherical structure called a nucleus. न्यूक्लियस एक सेंटर में एक स्फेरिकल मतलब गोल एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called the cytoplasm. वही साइटोप्लाज्म जिसको मैंने लिक्विड टाइप में कहा, वही जेली लाइक या लिक्विड टाइप जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ लिखा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant in green stems and green branches. अगर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ग्रीन जैसे कि लीफ क्या होता है, ग्रीन होते हैं। जनरली ब्रांचेस की बात हम करते हैं या फिर स्टेम की बात करते हैं तो वो ग्रीन नहीं होते, वो ब्राउनिश टाइप के होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ प्लांट हैं जिनके ब्रांचेज या फिर स्टेम उनके ग्रीन होते हैं, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब ग्रीन है तो ग्रीन से आप सोचो, ग्रीन का मतलब क्या, ग्रीन उसको कौन बना रहा होगा, तो क्लोरोफिल ही बना रहा होगा ना। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन हुआ। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, काम उसका क्या है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कराए। तो जब सनलाइट आ ही गया और स्टेम होते हुए ही वहाँ पर जाता है क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी और वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं, तो वहाँ पर ही बन सकता है अगर ग्रीन स्टेम हो और ग्रीन ब्रांचेज हो। द डेजर्ट प्लांट हैव scale or spine-like leaves to reduce loss of water by the transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. यहाँ पे एक नया टर्म आया है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये तो आप लोग समझ गए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वैसे ही एक टर्म आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि अब ट्रांसपीरेशन ये एक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रांसपीरेशन मेनली होता है कि इसके बारे में वैसे आप लोग जानते ही होंगे। ट्रांसपीरेशन क्या, एक तरह का ये इवोपरेशन है, ठीक है। तो प्लांट से जो भी वाटर इवोपरेट हो जाता है
उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जब स्टोमाटा खुलता है, यानी कि गार्ड सेल ऐसे हट जाते हैं और वो पोर ओपन हो जाता है, उस वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा होता है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा होता है, उसी टाइम पर उसी पोर से क्या होता है कि ये वाटर जो होते हैं वो सनलाइट के थ्रू ये इवोपरेट हो जाते हैं। तो इवोपरेट हो जाते हैं यानी कि क्या एक तरह से है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम प्लांट ड्यूरिंग द सनलाइट या ड्यूरिंग द ओपन स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यही है। तो ट्रांसपीरेशन होने से क्या ये अपना वैसे मेकअप कर लेता है प्लांट, क्या मतलब रूट से फिर ये वाटर को ले लेता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाती है जहाँ पर वैसे एरिया जहाँ पर कि रूट को मतलब कि सॉइल को ही पानी की कमी है, मतलब कि डेजर्ट एरिया में। तो डेजर्ट एरिया में क्या है कि सॉइल में तो पानी की कमी है। अगर प्लांट अगर स्टोमाटा ओपन करके रख रहा है तो वो अपना खाना तो बनाने के लिए ओपन करेगा ही, एकदम कंपलसरी है कि वो ओपन करेगा। तो जब वो ओपन करेगा तो एक तो पानी की ऑलरेडी कमी है, ऊपर से ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? थोड़ा उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। डेजर्ट एरिया में फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। प्लांट्स वहाँ पर ऐसे में तो प्लांट वहाँ पर ग्रो ही नहीं करेंगे, सारे के सारे प्लांट ख़त्म। तो इसको मेंटेन करने के लिए प्लांट क्या करते हैं कि जो इनके पत्ते होते हैं, तो जो अगर लीफ है तो लीफ का सरफेस एरिया तो ज़्यादा है। जब लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इस पर जितने सारे स्टोमाटा प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे अपने अपने पोर ओपन कर देंगे। तो बहुत सारे स्टोमाटा पोर ओपन कर देंगे। तो पोर ओपन करने के दौरान बहुत सारा पानी का लॉस हो जाएगा। और पानी जितना लॉस हो रहा है तो अगर उसको उतना मेंटेन करने के लिए अगर सॉइल में या फिर रूट में पानी है तो कोई बात नहीं। जब पानी है ही नहीं तो फिर उसको मेंटेन कैसे करेगा? तो फिर प्लांट जी ही नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ पर लीफ क्या होते हैं कि पत्ते जो होते हैं वो अपने आप को कांटे के रूप में बदल लेते हैं। और स्टेम जो होता है वो स्टेम भी तो जो ग्रीन स्टेम है वही ये फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करता है। और वहाँ पर स्टोमाटा इतने सारे ओपन नहीं होते हैं जितने की ज़रूरत है। मतलब कि वैसे भी लीफ है तो काफ़ी सरफेस एरिया बड़ा है, स्टेम का सरफेस एरिया तो उतना होगा नहीं। इसलिए वहाँ पर पानी की कमी के कारण वहाँ पर स्टेम जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए रोल प्ले करते हैं। कहाँ पर? तो डेजर्ट एरिया में। तो वही बात यहाँ लिखी है, द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीफ, मतलब कि कांटे के रूप में लीफ तब्दील हो जाते हैं कि ताकि वहाँ पर वो स्टोमाटा कम से कम खुले और पानी की कम से कम evaporation हो, to reduce the loss of water by transpiration. These plant have green stem which carry out photosynthesis. ऐसे प्लांट के पास क्या होता है? ग्रीन स्टेम होते हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद फिर एक एक्टिविटी है और सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, और ये सब थोड़ी बातें बताई गई हैं, इसको भी मैं पढ़ा दूँगी। और फिर एक्टिविटी सेप्रोट्रॉप्स, फिर चैप्टर ख़त्म। कुछ खास नहीं है, जो भी मेन पढ़ना था वो सब हमने इधर पढ़ लिया है। अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बात कर ली थी बूझो तक, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिविटी 1.1 से। ठीक है, हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है ना फ्रेंड्स? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये एक्टिविटी क्या कहता है? एक्टिविटी बोल रहा है कि आपको 2 पॉट लेना है, उन दोनों पॉट में एक एक प्लांट लगा होना चाहिए। ठीक है, और उन दोनों एक पॉट को आप डार्क में रखो यानी कि अंधेरा में, और एक पॉट को सनलाइट में यानी कि सूरज की रोशनी में आप उसको जाकर रख दो। कब तक? कम से कम 72 घंटा, मतलब कि 3 दिन तक लगभग। ठीक है, अब उन 3 दिन में आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपने जो डार्क में रखा है और एक रखा है सनलाइट में, तो डार्क वाले में और सनलाइट वाले में दोनों पे हम आयोडीन ड्रॉप डालेंगे। ठीक है ना? फिर हम आयोडीन ड्रॉप डालें दोनों प्लांट के लीफ पर, जैसा कि आपने क्लास 6 में भी आपसे ये एक्टिविटी कराया गया होगा, आपके बुक में दिया होगा, आपने किया भी होगा। उसके बाद क्या होता है, आप उस रिज़ल्ट को नोट करो। उसके बाद फिर क्या करो, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नाउ लीव द पॉट
which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf। बोल रहा है कि जो प्लांट आपने अंधेरा में रखा है यानी कि डार्क में रखा है, उस प्लांट को आप वहाँ से उठाओ और फिर उसको सनलाइट में रखो 3 से 4 दिन के लिए और दोबारा से उस पर आयोडीन डालो, आयोडीन उस प्लांट के लीफ पर डालो और देखो कि क्या होता है और अपना ऑब्जर्वेशन नोट करो अपने कॉपी में। तो आप ये कर कर देख सकते हो कि क्या होता है। तो ये मुझे बताना था कि प्रोसेस क्या है, मैंने बता दिया है, आप इसको करके खुद देखो कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अब हम इसको आगे की तरफ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है, बोल रहा है कि लीव्स जो है अदर देन ग्रीन, मतलब कि लीव्स ऐसे कुछ लीव्स होते हैं जो ग्रीन ना दिखकर, मतलब उनमें कुछ और भी कलर दिखता है, जैसे कि वो रेड लीफ हो या फिर ब्राउन हो या फिर कोई अदर कलर हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस लीफ के पास क्लोरोफिल नहीं है, मतलब ये कि वो लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, बल्कि उस लीफ के पास भी क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। वहाँ पर होता क्या है कि वो जो रेड कलर या फिर ब्राउन कलर या फिर कोई और कलर, यानी कि कोई और कलर का कैरी करने वाला कोई पिगमेंट, तो अदर पिगमेंट क्या करता है कि उस हरे पिगमेंट को यानी कि क्लोरोफिल को थोड़ा मास्क कर लेता है, मतलब उसको थोड़ा ढक देता है। मास्क मतलब उसको थोड़ा छुपा देता है। लेकिन वो पत्ता जो होता है वो उसके पास ग्रीन कलर होता है, उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल, और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। वही बातें यहाँ लिखी गई है। ठीक है, क्या लिखा है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीफ ऑल्सो। वही फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। ओके, ठीक है, वही बात है यहाँ कि देखिए लीव्स ऑफ वेरियस कलर, यहाँ पे लीव्स जो है वो वेरियस कलर के दिख रहे हैं, लेकिन इन सब में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें अलगी के बारे में कही गई है कि अलगी क्या होता है। अलगी एक प्लांट का सबसे छोटा यूनिट होता है, मतलब कि प्लांट एक पूरा किंगडम है। ठीक है, तो इस प्लांट की शुरुआत जो होती है सबसे छोटे चीज़ से शुरुआत होती है, जिसको बोला जाता है अलगी। तो वही अलगी के बारे में बताया गया है कि अलगी आखिर क्या है, कहाँ है, कैसा होता है। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water body। stagnant water body का मतलब क्या समझते हैं? stagnant का मीनिंग क्या होता है? ये जो वर्ड लिखा है stagnant, इसका मतलब क्या होता है? stagnant water, stagnant का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि जमा हुआ पानी। जैसे कि किसी पॉन्ड में, अगर आप किसी नदी की बात करते हो, ठीक है, तो नदी में क्या है, बहता जल है, मतलब कि पानी बह रहा है, पानी आ रहा है और जा रहा है। लेकिन अगर किसी आप पॉन्ड की बात करो तो वहाँ पर वो पानी कैसा होता है, रुका होता है, चारों बगल से घिरा होता है, मतलब कि वो पानी चेंज नहीं हो रहा है, वही पानी है, रुका हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जब थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उस पर ग्रीन कलर के कुछ पैचेस बन जाते हैं। वो बहुत स्लिपरी टाइप के होते हैं, स्लिमी होते हैं, फिसलने टाइप होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो वही होते हैं अलगी। ठीक है, तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द अलगी। वही होते हैं अलगी, वो ग्रीन कलर के। अगर आप ऐसे किसी जगह पर, अगर आप पॉन्ड में ना भी देखो, तो आप ऐसे सोचो कि कहीं जहाँ पर पानी काफ़ी दिन से लगा हुआ है और वहाँ पे बहुत ग्रीन कलर के कुछ पैचेज आ जाते हैं, ग्रीन कलर ग्रीनिश टाइप का वो हो जाता है, और जैसे ही आप वहाँ पर पैर रखते हो आप फिसल जाते हो, तो उस स्लिपरी उसमें कुछ आ गया कंटेंट, तो वही होता है अलगी। तो ये प्लांट का सबसे छोटा यूनिट है, जहाँ से कि प्लांट एक बड़ा किंगडम है, मतलब कि पूरी इसमें बहुत, आप आगे जाओगे तो आप बहुत कुछ इसमें पढ़ोगे, बस आप इतना जानो कि प्लांट किंगडम का ये अलगी शुरुआत स्टेज है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर? फिर आप क्या सोच सकते हो कि अलगी भी ग्रीन कलर का क्यों होता है? तो बस वही बात है, ग्रीन होना मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट होना। तो इसका आंसर, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, मतलब कि इनके पास भी क्लोरोफिल होता है और ये ग्रीन कलर उस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, मतलब अलगी को प्रोवाइड करते हैं। अलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ये अलगी जो है ये भी अपना खाना खुद बना सकता है, ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अभी तक आपने क्या पढ़ा था, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। वो रॉ मटेरियल्स क्या थे,
वो थे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ठीक है। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट का खाना है उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं। और वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, मतलब कि प्लांट के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाहर निकाल देते हैं, वो हम ले लेते हैं। और प्लांट को ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, वाटर का जैसे मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या था, H2O था। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था, CO2 था। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक आपने एलिमेंट्स पढ़ा है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, पर आप जान लो एलिमेंट्स वो जो सिंगल कोई भी मतलब कि जैसे कोई भी तत्व जो होंगे वो सिंगल ही होंगे, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट। जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 चीज़ से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इसका फॉर्मूला भी होता है। तो वही बातें हम जानेंगे इस टॉपिक में। यहाँ पर लिखा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये कि प्लांट अभी तक तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ बना रहा था फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन क्या प्लांट को सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही उसका काम चल जाता है, या फिर प्लांट को कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ चाहिए होगा, तो वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो वही बात मैं अभी बता रही थी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। तो द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो बना होता है, ठीक है ना। तो these are used to synthesize other components of food। तो ठीक है, प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही उनका काम नहीं चलता है, उनको कुछ और भी चाहिए होता है। तो वो जो कुछ और चाहिए होता है उसके लिए ये कार्बोहाइड्रेट हेल्प करते हैं उनको सिंथेसाइज करने में। कि तो दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। अदर कंपोनेंट में इनको चाहिए होता है प्रोटीन चाहिए होता है और फैट चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन एक्चुअली है क्या? तो प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। मतलब प्रोटीन में कुछ नाइट्रोजन, प्रोटीन एक तरह से नाइट्रोजनस सब्सटेंस यानी कि नाइट्रोजन का ही लगभग बना होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। यहाँ लिखा भी है कि बट द प्रोटीन एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन है, यानी कि प्लांट को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए यानी कि उसको नाइट्रोजन भी चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में क्या नाइट्रोजन है? नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? आपने ऐसे अपने ज्योग्राफी में लगभग पढ़ा होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का ही है। इसका मतलब क्या प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट, जब इतना सारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो प्लांट डायरेक्ट वहाँ से नाइट्रोजन को ले सकते हैं, पर ऐसा प्लांट नहीं करते। वो ऐसा उनमें ऐसा लेने का कोई फंक्शन नहीं है। तो प्लांट कैसे लेते हैं? तो प्लांट क्या करते हैं कि उनको वो सॉइल के थ्रू लेते हैं। मतलब कि सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सॉइल में ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको वो एटमॉस्फेयर में तो वो अनयूजेबल फॉर्म में है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। तो वही बैक्टीरिया सॉइल में है और वो अनयूजेबल नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में यानी कि सॉइल के अंदर उसको खींचकर और प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन को रेडी कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन सॉइल में जब आ गया तो फिर रूट है, रूट के थ्रू वाटर और मिनरल जाते हैं, उसी के साथ ये नाइट्रोजन भी रूट के थ्रू फिर ये लीफ तक पहुंच जाता है। और आपने अलग से भी देखा होगा कि ऐसे जब कोई क्रॉप लगाया जाता है, मतलब कोई फसल लगाया जाता है, तो उसमें जब नाइट्रोजन की कमी आ जाती है यानी कि हमारा पौधा काफ़ी सुडौल या फिर बहुत अच्छा नहीं हो पाता, उसमें जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तब हम उसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो आखिर वो फर्टिलाइज़र में क्या होता है? वही नाइट्रोजन का कंटेंट होता है, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। अगर वो हमारा जो पौधा है या फिर हमारी जो जिस जगह पर, जिस मिट्टी पर वो पौधा लगाया गया है
वो मिट्टी वहाँ के जो मिट्टी है उसमें जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, तब ये फर्टिलाइज़र उस वक्त इस फर्टिलाइज़र में बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, यही है। इसको देखिए क्या लिखा है, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। नाइट्रोजन जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, तो गैसियस फॉर्म में प्लांट डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल में इस अनयूजेबल नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देते हैं। These soluble forms are absorbed by the plants along with water, वही जो मैं बोली कि फिर ये वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil, और फार्मर्स क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फार्मर्स इसे फर्टिलाइजर भी डालते हैं, वही जो मैं अभी बताई। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी के साथ इसी तरह से प्लांट को कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो वैसे ही अपना फुलफिल करते हैं। तो प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो वो इसी तरीके से अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट का अपना खाना बनाते हैं। प्रोटीन में वही नाइट्रोजन सब्सटेंस, तो नाइट्रोजन सब्सटेंस ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब बोल रहा है कि अभी तक तो प्लांट में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ही जाना, ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक को हमने क्या एनिमल के लिए जाना था कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको रेडीमेड खाना चाहिए होता है। मतलब कि जो प्लांट खाना बना चुका है वो डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड होते हैं। तो हमने अभी तक एनिमल के लिए जाना था कि हेटरोट्रॉपिक होता है। क्या प्लांट भी हेटरोट्रॉपिक हो सकता है? कभी आपने ऐसा सोचा है? प्लांट के लिए तो अभी तक हमने पढ़ा था कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक ही होता है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्लांट हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसका मतलब दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। इसका मतलब कि वो जब क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? ये तो सही बात है, क्लोरोफिल, वही बात तो हमारे अंदर भी है। आखिर हम लोग अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते हैं? ह्यूमन या फिर एनिमल क्यों नहीं बना सकता है? बिकॉज हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो वही बात कुछ प्लांट के साथ भी लागू होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास रियली में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो कैसे बनाएंगे? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म एंड फ्रॉम वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन। मतलब कि ये कैसे जिंदा रहेंगे, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? फिर ये इसका मतलब कि हमारी तरह होगा, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही यूज करते हैं। डू यू see yellow tubular structure tuning around the stem and branches of a tree? क्या तुमने कभी येलो कलर का, जिसको बोला जाता है अमरलता, अमर बेल, आपने नाम सुना है? कोई आप जैसे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे या फिर आप कहीं घूमने गए किसी पेड़ वाले इलाके में, तो आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर जाली टाइप का पूरा उस पेड़ को कवर कर लेता है, येलो कलर का कुछ ट्यूबुलर पतला धागा जैसा पूरा रहता है। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमरलता या अमर बेल, या फिर उसको हम बायो के टर्म में कसकट्टा बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये कसकट्टा जो होता है इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है और ये रेडीमेड खाना लेता है उस प्लांट से जिस पर ये होता है। मतलब कि किसी ये प्लांट पर ही ये होगा, ऐसे ज़मीन पर तो ये नहीं रहता, किसी प्लांट के ऊपर ही ये ग्रो करता है और जिस पर ये ग्रो करता है उसी का बनाया हुआ खाना ये खा लेता है।
मतलब कि इसको इस तरह से आप समझो कि जैसे कि मेरे यहाँ कोई आया, कोई मेरे यहाँ रह रहा है, कोई गेस्ट के रूप में आया रह रहा है और वो अपने से कुछ काम नहीं कर रहा है, जो भी हम कर रहे हैं वो हम खाना बना रहे हैं, तो मेरा खाना बनाया हुआ वो गेस्ट खा जा रहा है, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, कसकट्टा, ठीक है। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड ए होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट, ठीक है। यहाँ पे पैरासाइट और होस्ट का मतलब आप समझो, ठीक है ना। तो ये जो कसकट्टा है यानी कि अमरबेल है, जिस प्लांट पर ये रहता है, मतलब कि मेरे यहाँ जो आया तो ये गेस्ट बनकर आया और जिसके यहाँ आया वो उसको बोला जाता है पर होस्ट, मतलब कि जिसके घर में ये है, यानी कि जिस प्लांट पर ये ग्रो कर रहा है उस प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट, ठीक है। और जब ये हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट है, जो भी हम खाना बना रहे हैं, तो वो सारा ये गेस्ट खा जा रहा है, यानी कि कसकट्टा खा जा रहा है, तो उस कसकट्टा को हम बोलेंगे यहाँ पर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि मेरा सारा बनाया हुआ खाना वो खा जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट, क्या हम या फिर कुछ अदर एनिमल्स भी क्या पैरासाइट है, कि मतलब कि उस प्लांट का सारा खाना खा जाते हैं और वो प्लांट जिंदा नहीं छोड़ते। आप इस बारे में अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। पहेली यहाँ पर ये जानना चाह रही है, वो बोल रही है कि पहेली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that sucks our blood are also parasite. Yes, are also parasite. पैरासाइट का मतलब क्या है, जो हम पर आए और हमारा ही इस्तेमाल करके वो जिंदा रहे, मतलब कि वो जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे, वही बात है। तो मॉस्किटो क्या है, वो हमें काटता है और हमारा ही वो खून चूस कर वो जिंदा रहता है। लाइस और लीचेस क्या करते हैं, ये भी हमारा ब्लड को ही सक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैरासाइट हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी वैसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हो, ठीक है। तो अभी देखेंगे वो प्लांट होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो प्लांट होते हैं और देखेंगे वो प्लांट कौन से होते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, तो कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, मतलब कि ले लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई मतलब आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, लुक एट देखिए अब मैं आपको इसका पूरा एक तरह से कहानी की तरह बता देती हूँ, ठीक है। तो वैसे प्लांट जो एनिमल को खाते हो, तो उस वैसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, मतलब कि इंसेक्ट को खाता हो, ठीक है। तो ऐसा एक प्लांट है जिसका नाम है पीचर प्लांट, ठीक है ना। तो ये पीचर प्लांट क्या होता है, इसका एक फिगर देखिए तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ज़्यादा। इसका फिगर देखिए, इसके पास ये जो लीफ होता है, अपने लीफ को ये इस तरीके से मॉडिफाई कर लेता है, एक बैग टाइप का मॉडिफाई कर लेता है और उसमें एक ढक्कन टाइप का, कि कोई भी इंसेक्ट अगर ऐसे यहाँ पर आता है और इसके अंदर हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर हेयर्स होते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर बैठता है, ये जो ऊपर में यहाँ पर लीड है, ये जो लीड है वो क्या करता है कि ढक्कन बंद हो जाता है, लीड बंद हो जाता है और इसके अंदर इंसेक्ट रह जाता है और इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, इसके इस बैग के अंदर में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है और इंसेक्ट को वो पचा लेता है और इसी तरीके से ये प्लांट जिंदा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, ये जो पीचर टाइप का बना हुआ है, मतलब जो बैग टाइप का बना हुआ है, ये लीफ का ही एक मॉडिफिकेशन है। द लीफ ऑफ द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। तो जो लीफ का जो अपेक्स है, जो टॉप है, जो भी मैं दिखाई आपको, जिसको बोला जा रहा है ढक्कन, यानी कि जो लीड है वो ओपन रहता है और वो क्लोज होता है, यानी कि वो पीचर का एक तरह से माउथ है, वो खुलता है और बंद होता है। जब इंसेक्ट आता है उस वक्त वो मतलब जब इंसेक्ट नहीं होता तब वो खुला रहता है, जैसे ही इंसेक्ट आता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, अभी मैं बताई कि उसके अंदर हेयर होता है और वो हेयर कैसे होता है, डाउनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ वो डायरेक्टेड होता है,
अंदर की तरफ होता है, ठीक है। When an insect land in the pitcher, the lid close and the trapped insect gets entangled into the hair। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है पिचर के अंदर आता है तो पिचर के अंदर क्या है कि वो हेयर्स है, ठीक है। तो वो हेयर से फंस जाता है क्योंकि वो अंदर की तरफ है, फंस जाता है और ऊपर से वो ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है। तो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिचर। और वो पिचर के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो। डाइजेस्टिव जूस का मतलब क्या होता है कि डाइजेस्ट करना। हमारे अंदर भी डाइजेस्टिव जूस होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो वहाँ से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है, वही डाइजेस्टिव जूस हमारा खाना पचाता है। वैसे ही यहाँ भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है और वो इंसेक्ट को पचा देता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। यही यहाँ पर लिखा हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है ना, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी प्लांट मतलब प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए जो वो सॉइल से लेता है, क्या ऐसे प्लांट को न्यूट्रिएंट वो सारे नहीं मिलता इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाता? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए क्या है। अब यहाँ पे बूझो भी ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। अब बूझो भी कंफ्यूज है, क्या बोल रहा है बूझो इज कंफ्यूज। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड द कैरियर फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन द इंसेक्ट। बोल रहा है कि जब पिचर प्लांट ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस कर जब ग्रीन है तो ऑलरेडी वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो फिर वो इंसेक्ट को क्यों खा रहा है? जब वो अपना खाना खुद बना सकता है तो वो दूसरे पे क्यों डिपेंड हो रहा है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न बहुत ही सोचने वाला है, अभी तक आपके समझ में भी नहीं आया होगा। अभी मैं बताती हूँ इसका आंसर। वैसे बूझो का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। होता क्या है कि ये जो पिचर है यानी कि जो लीफ है ये लीफ इसका ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। इस पिचर प्लांट का, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसका लीफ ग्रीन नहीं है। इसका ग्रीन क्या है? कौन सा पार्ट है? स्टेम ग्रीन है, ठीक है। इसका स्टेम ग्रीन है तो, और लीफ इसका ग्रीन नहीं है। तो इसका ग्रीन जब लीफ नहीं है तो फिर ये खाना कैसे बनाएगा? इसलिए ये इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करता है अपना खाना बनाने के लिए। और ये जो ग्रीन आपको दिखता है इस पिचर प्लांट जो ग्रीन दिखता है ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लीफ इसका ग्रीन नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर ग्रीन होता तो अपना खाना खुद ही बना सकता था, तो फिर इसको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? अब हमारा नया टॉपिक आता है। क्या है टॉपिक? सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या है? ठीक है, तो सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है उसको मैं अभी एक बार इस टॉपिक को पहले क्लियर कर देती हूँ। तो सेप्रोट्रॉप्स वो होता है जो किसी डेड मतलब कि मरा हुआ डेड डिकेइंग किसी ऑर्गेनिज्म पे, किसी ऑर्गेनिक मैटर पे जो मर गया है उस पर ये जाकर एक्ट करता है, उस पर ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और फिर उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और फिर ये अपना भोजन करता है। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इट एक्ट्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, बाय द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है क्या? फंगस के बारे में अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, बस इतना जानो अभी आपकी फंगस, ठीक है। अभी हम इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आप ये एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ब्रेड तो आप सबने देखा ही होगा। ब्रेड पर कभी आपने सोचा है, कभी आपने वैसे देखा जब आप किसी शॉप पे जाते हो, दुकान पे जाते हो और वो कभी आपको गलती से बहुत दिनों वाला ब्रेड दे देता है, जब आप उसको अपने घर लाते हो, खोल कर देखते हो तो वो ब्रेड पर वाइट टाइप का कुछ जमा होता है और आप ब्रेड को जैसे ही तोड़ते हो तो वो फट टूट जाता है, वो छितर बितर टाइप का हो जाता है। तो उस पर क्या होता है? उस पर फंगस लग जाता है, ठीक है। तो और डेड वो पूरा वाइट टाइप का आपको दिखेगा, तो वो फंगस है। तो फंगस मैं अभी आपको एग्जांपल देकर बता दी। और यहाँ देखिए क्या है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them.
बोल रहा है कि आप सबने तो मशरूम देखा ही होगा, मशरूम सबने, आई होप सबने खाया होगा। तो मशरूम को आपने कभी देखा? अगर आपने नहीं देखा, मतलब ऐसे आप सोचो कि अगर आप डायरेक्ट मार्केट से लाए तो मार्केट में तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपने देखा नहीं उसको कि कैसे वो ग्रो किया। मशरूम आप खाए, बस इतना जाना। लेकिन आप कभी देखे भी होंगे कि मशरूम कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पर कोई भी सड़ी हुई लकड़ी हो, या फिर वो जो घास पुआल हो जो सड़ा हुआ हो, यानी कि वो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर वो जाकर ग्रो करता है। यानी कि वो डेड से अपना उसके अंदर भी तो मशरूम के अंदर तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स मशरूम के अंदर कहाँ से आते हैं? फिर मशरूम अपने आप को अब न्यूट्रिएंट लेकर कैसे वो ग्रो करता है? तो आखिर वो तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही लेकर ग्रो कर रहा है। तो आखिर डेड से भी ग्रो कर सकता है। आपने एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। और इसको आगे की तरफ देखो, आप इसका एग्जाम्पल देखो, पैकेट्स ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, देखो आप, ये डिकेड मटेरियल पर, मतलब कि सड़े हुए चीज़ पर ये ग्रो कर रहा है। अब बूझो जो है वो कुछ जानना चाह रहा है। बूझो wants to know how these organisms acquire nutrient. They do not have mouth like animals do. They are not like green plant as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. बोल रहा है कि ऐसे प्लांट, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते होंगे? ना ही तो इनके पास एनिमल की तरह मुंह है, ना ही ये ग्रीन है, और ना ही इनके पास क्लोरोफिल है ताकि ये अपना खाना खुद बना सकें। तो ये आखिर कैसे लेते होंगे? तो ये कैसे लेते हैं वो मैं अभी बता भी चुकी हूँ कि वो अपना क्या करते हैं, उस पर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जिस पर भी ये जाते हैं। कोई भी, जैसे कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस पर जब ये गए तो उस पर अपना ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, और फिर उससे जितना भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, वो आप करके देख सकते हो कि क्या करना है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विथ वाटर। आप क्या करो कि ब्रेड लो और उसमें कुछ पानी से उसको भिगा लो। लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। उसको आप किसी पानी वाले जगह पे, मतलब कि जहाँ मोस्ट प्लेस हो वहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि उस पर कुछ फ्लपी टाइप का कुछ पैचेस उसके ऊपर आ गए हैं, मतलब कि वाइटिश टाइप का कुछ फुला टाइप का पैचेज आ जाते हैं। वो वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन, किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज पैचेज मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी कलर। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आप उसको माइक्रोस्कोप या किसी मैग्नीफाइंग, जो छोटे चीज़ को बड़े करके दिखाता, उस ग्लास से आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। उस ब्रेड पे जब आप उससे देखोगे ना, तो वो आपको कैसा दिखेगा? कुछ थ्रेड, धागे की तरह पूरे ब्रेड पर फैला हुआ कुछ धागे की तरह वो जाल दिखेगा, पूरा मकड़ी के जाला जैसे, या फिर धागा जैसा आपको पूरा वो दिखेगा, ठीक है। तो वो जो आपको दिख रहा है वो क्या है? वही फंगस है, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution, ठीक है। then they absorb the nutrients from it। उसके बाद उसमें वही जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अपने अंदर वो ले लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यही बात तो मैं आपको उस समय से बता रही हूँ कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन में से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने के बाद आपको मिल जाता है, ठीक है। तो प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप। वैसे प्लांट जो इस मोड को, सेप्रोट्रॉपिक मोड को यूज करते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फंगस आपको सिर्फ ब्रेड पर ही नहीं दिख सकते हैं, बहुत जगह दिख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि पिकल्स मतलब अचार, आप अचार में भी देख सकते हो। जैसे कि आप नींबू को आप रख दो
नींबू का जो अचार होता है उसको आप रख दो और उसमें नमक डाल के ऐसे रख दो, और जब उसको जो मॉइस्ट प्लेस मिल जाएगा, मतलब उसमें कुछ पानी मिल जाएगा, तो वो देखना कि उसमें वाइटिश टाइप का या फिर ब्लैकिश टाइप का फंगस लग जाता है, ठीक है। या फिर कपड़े में देखो, जब कपड़ा में पसीना लगा हो या फिर वो भीगा हुआ हो, वैसे ही आपने रख दिया तो उसमें भी लग जाता है ऐसा। लंबे समय के लिए जब आप रख देते हो तो उसमें भी लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहेली कुछ जानना चाह रही है। पहेली is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on a special occasion, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. बोल रही है कि रेनी सीजन के दौरान अचानक फंगी कैसे लग जाती है। इसके पास एक बहुत ही सुंदर सी शू है, जूता है, जिसको ये स्पेशल ओकेजन पर पहनती है, ठीक है। और जब रेनी सीजन आ जाता है, जब बरसात का मौसम आ जाता है, तो वो फंगी के द्वारा वो स्पॉइल हो जाता है, मतलब कि उसका फंगस लग जाता है। सोचिए, इसके शू में भी फंगस लग है ड्यू टू रेनी सीजन, मतलब कि वहाँ पर कुछ मॉइस्चर रह गया जिसकी वजह से वहाँ पर वो लग गया, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन टर्न द एल्गा प्रोवाइड द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो पहेली का यहाँ पे सवाल क्या है कि रेनी सीजन के दौरान ही फंगस क्यों लग जाता है। तो क्या होता है कि रेनी सीजन के दौरान, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के दौरान ये बहुत सारे चीज़ को स्पॉइल कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आप देखेंगे। तो जो फंगस यानी कि फंगल जो स्पोर होते हैं, स्पोर आप समझ रहे हैं? नहीं ना, आप नहीं जान रहे होंगे। देखिए, स्पोर क्या होता है कि मतलब कि एक वो छोटा सा अंश जिससे कि एक पूरी बॉडी तैयार हो जाए। मतलब कि जैसे कि बीज अगर आप एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप किसी फसल लगा रहे हो या फिर किसी पौधा को लगा रहे हो, तो आप उसका एक बीज डाल देते हो, उस बीज से वो पूरा का पूरा पौधा तैयार हो जाता है। वैसे ही फंगस में स्पोर होते हैं, उस स्पोर से पूरा का पूरा फंगस वो फैल जाता है। तो क्या होता है कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगस के स्पोर होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन द लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जैसे ही उनको कुछ भीगा हुआ चीज़ या नमी वाला चीज़ जैसे ही मिलता है, तो वहाँ पर वो जर्मिनेट करने लगते हैं, मतलब अपने आप को वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। और वही शू में आखिर फंगस क्यों लग गया? क्योंकि रेनी सीजन था, बारिश का मौसम था, कुछ ना कुछ वहाँ नमी होगा। जैसे ही उस स्पोर को, ऐसे वो स्पोर इनएक्टिव होते हैं। अगर इस आपके आसपास के वातावरण में वो स्पोर अभी भी प्रेजेंट होंगे, अभी भी आप जहाँ बैठे होंगे, जहाँ आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आपके आसपास भी वो स्पोर प्रेजेंट होगा, लेकिन अभी मॉइस्ट सीजन नहीं है, मतलब कि नमी नहीं है, इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे ही उसको नमी मिलेगा वो तुरंत ग्रो करने लगेगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव से वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आपको सोचना होगा कि हम अपने जो भी सामान है या फिर जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, जो भी पहनने वाली चीज़ें जो भी है, उसको हम फंगस से कैसे बचा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, कैसे आप बचा सकते हो। आप खुद सोचो कि आप मॉइस्ट, मतलब कि ऐसे भीगे कपड़े ना रखो, आप उसको अच्छे से सुखा कर रखो। कुछ भी है उसको आप अच्छे से रखो, तब आपका फंगस उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि फ़ायदा, मतलब कि किसी, जैसे दो दोस्त हैं, आप समझो दो दोस्त हैं, दोनों की दोस्ती कब तक चलेगी? दोनों की दोस्ती तब तक चलेगी जब दोनों दोस्त को एक दूसरे से फ़ायदा होगा, मतलब कि एक दूसरे की वो मदद करेंगे, तब तक वो दोस्ती चलेगी। लेकिन जैसे ही एक दोस्त अगर बोलेगा कि देखो भाई, तुमको मेरी मदद करनी है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो दूसरा वाला क्या सोचेगा कि अरे ये तो मेरी मदद ही नहीं करेगा, तो इससे दोस्ती रखने का क्या फ़ायदा, इससे दोस्ती किस काम की जब ये हमारी मदद ही ना करे। तो वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तभी तक चलता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन का नाम मतलब ये होता है कि दोनों को फ़ायदा, यानी कि दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर फंगस और अलगी के बारे में तो मैं आपको बता दी हूँ कि वो प्लांट में सबसे छोटा यूनिट होता है प्लांट में। तो
जिसको बोला जाता है अलगी, वो ग्रीन कलर का होता है और वो स्लिपरी टाइप का होगा। और आप अभी उस टाइम मैं आपको समझाई थी अलगी क्या है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर वो अलगी क्या है, वो फंगस के साथ दोस्ती कर लेता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। तो इन दोनों में फंगस और अलगी के बीच में क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर मतलब रहना, यानी कि वो उनके लिए जगह देना। तो न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर का आदान प्रदान होता है, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी live in the roots of the tree. The tree provides nutrient to the fungus and in return receive help from it to take up water and nutrient from the soil. Such association is very important for the tree. क्या बोल रहा है कि देखिए फंगस जो होते हैं वो ट्री के रूट में रह रहे हैं, ठीक है, फंगस ट्री के रूट में रह रहे हैं, ठीक ना। अब फंगस क्या है, फंगस तो अपना खाना खुद से बनाएंगे नहीं, ये तो आलसी होते हैं, यानी कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ये जाकर, मतलब कि इनको जहाँ पर मॉइस्ट प्लेस मिलेगा वो यहाँ पर जाके ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फंगस इन रिटर्न। अब ये देखिए ये फंगी क्या है, रूट में रह रहे हैं, किसके रूट में, ट्री के रूट में रह रहे हैं, और ट्री मतलब कि ट्री इनको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, इनको रहने के लिए जगह दे रहा है। बदले में द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों को एक दूसरे से, कोई भी दो पार्टनर जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। किस चीज़ के मामले में, तो शेल्टर और न्यूट्रिएंट के मामले में, यानी कि एक किसी को न्यूट्रिएंट देगा और बदले में दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये फंगस और रूट के बीच में होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके बीच होगा, तो फंगस और रूट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। और एक और टर्म होता है लाइकेन। तो लाइकेन किसके किसके बीच में होता है, तो अलगा मतलब एल्गी और फंगस के बीच में लाइकेन होता है, ठीक है ना। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगी और रूट के बीच में, ठीक है। तो देखिए फंगस कहाँ होता है, रूट में होता है फंगस, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लाइव इन द रूट ऑफ द ट्री, ठीक है, फंगस जो होता है वो ट्री के रूट में रहेगा, ठीक है। अब ट्री क्या प्रोवाइड करेगा, तो न्यूट्रिएंट टू द फंगस। फंगस तो अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा, तो वो किसी और पे, यानी कि जिसके ऊपर है, जिस ट्री के ऊपर है उससे वो खाना का उम्मीद रखेगा। तो ट्री क्या करेगा, अपना न्यूट्रिएंट उस फंगस को देगा, और फंगस क्या करेगा कि उसको हेल्प करेगा किस चीज़ में, तो वाटर, और सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट रूट को देगा, और रूट क्या करेगा, फिर वो लीफ को देगा, फिर लीफ खाना बनाएगा, फिर जब खाना बन जाएगा तो पूरे प्लांट तक वो पहुंच जाएगा, और फिर जब पूरे प्लांट तक पहुंच जाएगा तो रूट तक भी आएगा, ऑब्वियस है रूट को भी खाना चाहिए होगा, तो रूट तक आएगा, फिर रूट से ये फंगस उससे खाना ले लेगा। तो दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। तो ट्री के लिए ऐसा जो एसोसिएशन है, ऐसा जो उन लोगों का जुड़ाव है वो बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ लाइकेन। अब लाइकेन में क्या होता है, अभी मैं बताए कि अलगी और फंगस के बीच में होता है। तो क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। तो अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो अलगी के पास क्लोरोफिल है, यानी कि वो खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस करके। तो द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। एल्गा को फंगस क्या देगा, शेल्टर देगा। एल्गी को ग्रो करने के लिए फंगस शेल्टर देगा, पानी देगा और मिनरल देगा एल्गी को, ठीक है। और एल्गी क्या करेगा कि एल्गी को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर और मिनरल चाहिए ना। तो और उसके पास क्लोरोफिल है ही, और वो सनलाइट से वो खाना लेकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर वो खाना बना लेगा, और खाना दे देगा फंगस को, फंगस उसको दे देगा शेल्टर, वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अलगा, फंगस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लाइकेन्स, ये सब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहेली और बूझो का एक सवाल छूट गया था, वो आप देख लो क्या है।
कि बूझो बोल रहा है अपने ग्रैंडफादर से दैट हिज व्हीट फील्ड वेयर बूझो सेज वंस बूझो को उसके ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि उसके उनका जो व्हीट फील्ड है, गेहूं का जो खेत है, वो क्या हुआ था, फंगस से वो पूरा फसल बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो क्या वो जानना चाह रहा है कि क्या ये फंगस डिजीज़ भी कॉज करते हैं। मतलब कि ये फंगस, जैसे कि मशरूम में क्या होता है कि मशरूम में फंगस ग्रो करते हैं तो वो हमारे खाने लायक होता है, मतलब कि वो हमारे लिए उपयोगी है। तो फंगस हमारे लिए उपयोगी है, इसके साथ साथ क्या फंगस डिजीज़ भी कॉज करता है, ऐसा बूझो का सवाल है। तो हाँ, सही डिजीज़ कॉज करता है, ऐसा होता है। हर चीज़ का अगर मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है। ठीक है, वही बात यहाँ पहेली भी कुछ बोल रही है। पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। देखिए, ईस्ट और मशरूम, ईस्ट भी खाने लायक होता है, ठीक है, और मशरूम भी हम खाते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए, दोनों फंगस है, ठीक है, तो दोनों हमारे लिए खाने के लिए यूजफुल है। लेकिन बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। कुछ एनिमल्स और ह्यूमंस को डिजीज़ कॉज करते हैं, और कुछ फंगस जो होते हैं वो मेडिसिन के तौर पर भी यूज होते हैं। ठीक है, कुछ फंगस मेडिसिन के तौर पर भी यूज होते हैं। ये सब मेडिसिनल फंगस, ये सब के बारे में आप आगे की क्लास में जाओगे ना, तो वहाँ पर आप डिटेल पढ़ोगे। क्लास 11 में ये सब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब नया टॉपिक है एक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, कैसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में। ठीक है, तो आप देखो, इतना पढ़ना है आपको। देखो क्या है, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो कुछ मैन्योर मतलब क्या समझ रहे हो, और फर्टिलाइजर, ये दोनों में क्या फ़र्क है, ये तो आपको पता हो, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, या फिर उससे पहले की क्लास में भी आपने पढ़ लिया होगा। फर्टिलाइज़र वो जो केमिकल वाला जो चीज़ होता है, मतलब कि केमिकली जो तैयार किया जाता है, और मैन्योर जो होता है, ये मैन्योर हमारा नेचुरल है। ठीक है, जैसे कि गाय का गोबर, ये सब जो हम डालते हैं तो वो मैन्योर हो जाता है। और फर्टिलाइज़र जो केमिकली तैयार किया जाता है, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र को जो फील्ड में वो डालते हैं, किसान डालते हैं, या फिर जो भी पॉट लगाते हैं, गमला, उसमें उस सॉइल के साथ साथ ये सारे चीज़ मिलाकर डालते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यू हैव लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, आपने तो इतना तो पढ़ ही लिया अभी तक कि सॉइल से जो प्लांट होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो क्या होगा कि जब एक ही जगह पर प्लांट है और उसी सॉइल से बार बार वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसा धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा कि वहाँ के सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट जो भी है वो वहाँ के ख़त्म होने लगेंगे। यानी कि उस सॉइल को और नाइट्रोजन या फिर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट उसको चाहिए होगा। तो वो ऐसे, मतलब कि तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, तो वो अपने आप से कैसे ले लेगा। यानी कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें उस सॉइल में ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जिससे कि वो प्लांट को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। तो क्या है कि फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, क्या है, फर्टिलाइजर और मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट। इनमें क्या होता है कि ये प्लांट का न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के पास प्लांट को न्यूट्रिएंट में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ये सब चाहिए होगा। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और जो मैन्योर हम लोग डालते हैं उनमें ये सारे अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, तो these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। मतलब कि ये जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर है, ये टाइम के साथ, जैसे कि इसका जो भी खेती करते हैं उन लोगों को ये चीज़ पता होगा कि कितने दिनों बाद कितना फर्टिलाइज़र डालना है, फिर कितने दिनों बाद डालना है। उन्हें ये सारा आइडिया होता है कि सॉइल में अभी हमने ये फर्टिलाइज़र डाला था तो इसका असर कितने दिन तक रहेगा। जैसे ही इसका असर ख़त्म होने लगता है वो लोग फिर से डालते हैं।
ठीक है। तो these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil so we can grow plant and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of the plant। अगर हमें प्लांट की क्या क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उस प्लांट को जिस जिस एलिमेंट की ज़रूरत होगी, जिस जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, जब हमें पता होगा तो हम उस प्लांट में डाल सकते हैं और अपना हेल्दी प्लांट ले सकते हैं। ठीक है। तो यूजुअली क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। यूजुअली अगर हम बात करें ऐसे कैजुअली, तो जो प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की लगभग सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज उस नाइट्रोजन से वो लोग प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब फसल कट जाती है, जब फसल वो तैयार हो जाती है, उसको काट दिया जाता है, तो वो जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जितने नाइट्रोजन होते हैं वो सारे जो फसल हमने लगाया था वो फसल वो ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि नाइट्रोजन को फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो ले लेता है। तो ऐसे थॉट नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर। क्या बोल रहा है कि अगर जब हार्वेस्ट हो गया, नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो वो सॉइल इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारे, प्लेंटी, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट है, लेकिन सॉइल की प्रॉब्लम है। वो मतलब कि उस प्लांट की या फिर उस सॉइल की प्रॉब्लम है, प्लांट की प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। उसके लिए एक स्पेसिफिक सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फॉर्म में। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे कि प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, वैसा ये नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट नहीं ले सकता। ठीक है। वही लिखा है कि प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उसको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, और वो सॉल्युबल फॉर्म में एक बैक्टीरिया कर सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ठीक है। ये राइजोबियम क्या करता है? जो राइजोबियम है इसका काम होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, मतलब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसका बस काम होता है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, लेकिन ये अपना खाना नहीं बनाता। यानी कि ये सॉइल में रहता है, सॉइल में मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, यानी कि इसको खाना की ज़रूरत है और वो वैसे जगह पर रहेगा जो इसको खाना दे। जैसे कि ये कहाँ रह सकता है? ये रह सकता है रूट ऑफ ग्राम, चने के रूट में रह सकता है, या पी में रह सकता है, या मूंग में रह सकता है, बीन्स में रह सकता है, एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक बात आती है कि लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है? लेग्यूम्स उसको बोला जाता है जिसके पास प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन हो, मतलब कि जिसको नाइट्रोजन की कमी नहीं हो। मतलब की बात कुल मिलाकर ये निकल कर आती है कि लेग्यूम्स के पास ये सारे जो ग्राम, पी, मूंग, ये सब जो बातें की गई हैं, इन सब प्लांट को लेग्यूम्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो सारे प्लांट हैं इनके रूट में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का काम ही होता है कि वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर सॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि प्लांट को जिस फॉर्म में नाइट्रोजन की ज़रूरत हो उस फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। तो इनके पास ये बैक्टीरिया हमेशा के लिए प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, इसलिए इस प्लांट को बोला जाता है लेग्यूम्स। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पल्स मतलब होता है दाल, आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इससे बहुत अमाउंट में दाल की अमाउंट लेग्यूमिनस प्लांट में ज़्यादा होती है। ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और ये लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो इन लोगों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और बदले में रूट क्या करता है कि खाना और रहना यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है। तो दे हैव
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसके पास कैसा रिलेशनशिप हुआ? सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोटिक में अभी मैं बताई थी क्या था, रूट और फंगस के बीच में रिलेशनशिप, वैसे ही यहाँ पर बैक्टीरिया और रूट के बीच में रिलेशनशिप है, तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, ये फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, they do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which the leguminous plant are grown। जिस सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ पर फार्मर्स को नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इनको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और आप यहाँ पे अभी इसको देखेंगे, छोटा सा कुछ एक पैरा है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा। क्या क्या हमने पढ़ा? इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप के बारे में आपने पढ़ा, उसका मोड क्या है वो मोड पढ़ा, पैरासिटिक है या सप्रोफिटिक है। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि पैरासिटिक मैं बताई थी, पैरासिटिक क्या है, किसी लाइफ यानी कि जो जिंदा है, जो चीज़, जो होस्ट जिंदा है, होस्ट मतलब जिस पर दूसरा चीज़ आकर उस पर रह रहा है, कोई गेस्ट आकर उसके घर पर रह रहा है, यानी कि वो जो घर है वो जिंदा है, वो लाइव है, तो उसको बोलेंगे पैरासाइट। सेप्रोट्रॉपिक क्या बोलेंगे? जिसमें कि डेड, मरे हुए चीज़ पर जब कोई आता है तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप, यानी कि फंगस, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पैरासिटिक एग्जाम्पल उस टाइम मैं बता दी थी, जैसे कि मॉस्किटो, लीचेस, जो लीच हो गए, या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया। ठीक है, पीचर प्लांट जिसका एग्जाम्पल था। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये न्यूट्रिशन दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये सारे के सारे हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड, इसलिए इन सारे एनिमल्स को हम क्या कह सकते हैं? हेटरोट्रॉप्स बोल सकते हैं, जो दूसरे किसी प्लांट पर डिपेंड करते हैं या एनिमल पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। सो वी कैन से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, इसलिए हम इंसेक्टिवोरस प्लांट को पार्शियल हेटरोट्रॉप्स बोल सकते हैं। क्यों इसको पार्शियल हेटरोट्रॉप्स बोल सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट को, ऐसा आपने सोचा? तो यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट को पार्शियल हेटरोट्रॉप्स क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि पार्शियल मतलब कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पीचर प्लांट है, ये क्या है? इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसके पास स्टेम जो है वो ग्रीन है, क्लोरोफिल है, यानी कि वो अगर वो चाहे तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि इसके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है, कहीं ना कहीं इसके पास एबिलिटी प्रेजेंट है। बट लीफ में क्या हो रहा है कि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है, इसलिए टोटली हेटरोट्रॉप्स नहीं है, ये पार्शियल है। मतलब पार्शियल का मतलब होता है आधा, ये कर सकता है, ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है और हेटरोट्रॉप्स भी, यानी कि पार्शियल हेटरोट्रॉप्स होता है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये चैप्टर होता है एंड। और इस चैप्टर में आपने जो जो पढ़ा है वो इसके थोड़े मेन पॉइंट्स हैं, इसको आप एक बार देख लो। वही सारी बातें हैं जो मैं बता चुकी हूँ, एक बार मैं ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। हर एक ऑर्गेनिज्म को खाना की ज़रूरत होती है और उसे वो एनर्जी लेकर अपने ग्रोथ को या बॉडी के मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? तो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड themselves by the process of photosynthesis, they are called autotrophs। जो भी ग्रीन प्लांट होंगे उनके पास क्लोरोफिल होगा और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और इसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है? प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ये जो तीन चीज़ हैं ये प्लांट के लिए सिंपल केमिकल सब्सटेंस, यानी कि इनके लिए रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल और सनलाइट जो होते हैं ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। पांचवा क्या है? तो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट प्लांट के फूड के लिए फूड के रूप में बनकर निकलता है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल के थ्रू जो सन का लाइट है, मतलब सोलर एनर्जी है, सन की एनर्जी है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अब क्या है पॉइंट, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकलते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। जो ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस में, उसको जो भी अदर कोई प्लांट के अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको लेते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। अब क्या है पॉइंट, फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। फंगस जो होते हैं वो मरे हुए चीज़ से, डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है प्लांट्स लाइक कसकट्टा और पैरासाइट। देखिए कसकट्टा जो प्लांट है वो क्या है, पैरासाइट है, मतलब कि किसी जीवित चीज़ पर जाकर ये अपना दिनचर्या चला रहा है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है, होस्ट से ही अपना फूड ले रहा है, और वो होस्ट कैसा है, वो लिविंग है, ठीक है। A few plant and all animals are depend on others for their nutrition and are called the heterotrophs। वैसे प्लांट और एनिमल जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो जाता है, और ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं करा दूंगी।